अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपने न्यूरो की डिस्कशन। और न्यूरो की डिस्कशन के लिए जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ थी वही तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो एग्जाम में जो जिस क्वालिटी के इमेजेस आते हैं, जो बहुत सारे एग्जामिनर्स के पास हैं वो ऑलमोस्ट इस क्वालिटी के ही इमेजेस हैं जो मैंने आज आपको दिए हैं। हम लोगों को अब आदत है बहुत अच्छे इमेजेस देखने की, और हम इस किस्म के जो इमेजेस जिस तरह के आज मैंने आपको दिखाए हैं, जो आज से 15-20 साल पहले सीटी स्कैन मशीनें 4 स्लाइड्स बनाती थी, तो वो आपको अपनी रियल टाइम प्रैक्टिस में तो नज़र नहीं आते, लेकिन एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नज़र आते हैं। तो इसलिए इसमें मेरा मशवरा ये है कि ये जो एक्सरे, ये जो सीटी है, इसमें आपको इसमें भी फाइंडिंग पूरी पिक करनी आनी चाहिए, ताकि जब एग्जाम में आपके सामने इस किस्म की फिल्में लगें, छोटे छोटे इमेजेस लगें, तो आप उसको सही तरह पिक कर सकें। ये जो पेशेंट था पहले वाला, ये एक इसी तरह का पेशेंट था कि इसमें आप अगर यहाँ पे गौर से देखें तो ये दो तरह के लीजन्स थे। एक दरमियान में सेंट्रल कैल्सिफाइड एरिया पड़ा था और उसके साथ साथ हाइपरडेंस एरिया था, और उसके साथ आगे फिर वेसोजेनिक एडीमा था। तो ये जो इस तरह के लीजन्स होते हैं, नॉर्मली ये आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, पुश करते हैं टूवर्ड्स ट्यूमर बनाने के लिए कि जी ये इस तरह का कैल्सिफिकेशन आ गई है, और जबकि ये साथ आ गई है। तो आप लोगों को लेकिन इसमें पता होना चाहिए कि जो कैल्सिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली जो ब्रेन के ट्यूमर्स हैं, बहुत कम ट्यूमर्स के साथ कैल्सिफिकेशन होती है, जिसमें एक ओलिगोडेंड्रोग्लाइकोमा जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। और उसके अंदर जो ये कैल्सिफिकेशंस होती हैं, ये इस तरह की नहीं होती, वो स्कैटर्ड क्लम्पी कैल्सिफिकेशन होती है। जबकि इस तरह की जो रिम मीनिंग एक डेंस, एक बड़ी कैल्सिफिकेशन जो होती है, ये नॉर्मली वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज के साथ प्रेजेंट करती है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो इसकी कैल्सिफिकेशन के पैटर्न को पहचानना था कि डेंस कैल्सिफिकेशन है, उसके साथ फिर हाइपरडेंस एरिया था, उसके बाद फिर वो साथ वेसोजेनिक एडीमा था। तो ये चूंकि सारी की सारी फाइंडिंग साथ थी, तो इस तरह ये इस पेशेंट के अंदर जो मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी बनती थी वो कैवर्नस हेमेंजियोमा था। अच्छा अच्छा, उसके बाद जो है फिर इसमें जो आपके बाकी जो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी थी, अ, अभी सीएनएस लिम्फोमा में कैल्सिफिकेशन कभी नहीं होती, ये याद रखनी। इसमें जो इसकी कैल्सिफिकेशन थी वो ऑलमोस्ट इसको टच कर रही थी, यानी कि जो इसके साथ रिम कैल्सिफाइड एरियाज थे उसके साथ वाली थी। और दूसरा इसके अंदर फिर जो आपके ये T2 था, उसमें उसने सारा सिग्नल लॉस दिया हुआ था, और साथ वेसोजेनिक एडीमा था। तो ये साथ जो वेसोजेनिक एडीमा आता है, ये भी इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये जो एरिया है, ये सारे का सारा हेमरेज का है, जिसकी वजह से, क्योंकि आपको पता है कि T2 में जो सिग्नल वॉइड एरियाज हैं वो ज़्यादातर हेमरेज जो है वो सिग्नल वॉइड की तरह प्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके डिफरेंशियल में क्या क्या हो सकता है जी। इसके डिफरेंशियल में हेमरेजिक मेटास्टेसिस हो सकते हैं, लेकिन हेमरेजिक मेटास्टेसिस अगर आपको एग्जाम में दिखाए जाएंगे तो नॉर्मली वो मल्टीपल होनी चाहिए। इसमें भी एक लीजन और था, शायद साथ दो लीजन्स थे। अ, एक और भी था शायद आगे कहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे शायद था, लेकिन बेसिकली ये एक मेन लीजन था। और उसके अंदर फिर आगे ये कैल्सिफिकेशन इतनी ज़्यादा थी। जो आते हैं ना आपके हेमरेजिक मेटास्टेसिस, उसमें भी कैल्सिफिकेशन का जो एलिमेंट है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो इसलिए आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपको कैल्सिफाइड मास मिल रहा है तो उसमें आपने वेस्कुलर जो पैथोलॉजीज हैं वो जरूर दिखानी है। उसकी रीज़न ये है कि जब वेस्कुलर पैथोलॉजी कोई ब्लीड करेगी तो वो साथ वेसोजेनिक एडीमा दे देगी, और वेसोजेनिक एडीमा आने की वजह से उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ जाता है वो ये होता है कि उसकी अपेयरेंस जो है वो अग्रेसिव हो जाती है। मतलब अगर जो बंदा इसे तो पहली दफ़ा देखेगा और इसके साथ इतना एडीमा देखेगा तो वो फौरन ये कहेगा कि ये जी कोई अग्रेसिव किस्म का लीजन है या ट्यूमर है। तो ये याद रखें कि इस तरह एग्रेसिव ट्यूमर भी जो होते हैं ना, उसमें इतना कैल्सिफिकेशन कभी भी इस तरह डेंस एक सिंगल फोकस में नहीं होती, जबकि जो कैवर्नस मेंजियोमास होते हैं इसमें आपको पता है कि पॉपकॉर्न टाइप बड़ी कैल्सिफिकेशंस भी बड़ी होती हैं। एडीमा जो होता है वो इसकी रीज़न ये होती है कि इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें साथ ब्लीड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और स्पेशली ये कैवर्नोमास भी जो होते हैं इनका भी जब साइज बढ़ जाता है तो इसके अंदर भी आगे थोड़े बहुत ब्लीड होने शुरू हो जाते हैं। तो जब ये ब्लीड या किसी वजह से इसके अंदर मैस इफेक्ट आना शुरू होता है तो ये भी आपको वेसोजेनिक एडीमा की पॉसिबिलिटी दे सकते हैं। अच्छा जी, ट्रीटेड लिम्फोमा की जो ब्रेन है उसमें कैल्सिफिकेशंस नॉर्मली नहीं होती, ये याद रखना। वो लंग के अंदर जो कैल्सिफाइड लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें कैल्सिफिकेशन होती है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है। और वो भी ये होता है कि हर तरह के लिम्फोमा के अंदर नहीं आती, वो भी नॉर्मली उनमें आती है जिनमें रेडिएशन से आप ट्रीट करते हैं लिम्फोमास को, उसके अंदर फिर वो कैल्सिफाई करते हैं। अदरवाइज वो इतने इस तरह की बड़ी कैल्सिफिकेशन कभी नहीं आती। और जो ब्रेन के हैं
उनको अनफॉर्चुनेटली ये था कि उसमें इतना ज़्यादा लिम्फोमा के अंदर, तो चाहे वो ट्रीटेड भी होगा तो उसमें कैल्सिफिकेशन का एलिमेंट नहीं आ सकता। ये T2 है सीक्वेंस, और साथ वेजोजेनिक एडीमा है। और ये T1 है जिसमें साथ सारा हेमरेज का कोई नहीं कंपोनेंट आया हुआ है, और साथ ये जो सेंट्रल पार्ट है ये इसमें डेंस कैल्सिफिकेशन आएगी। जी ये हेमरेज का एलिमेंट है, पार्शियल है, हेमरेज है साथ साथ ना, इसकी इस वजह से इसमें आ रही है। अच्छा जी, उससे अगला केस जो था अच्छा इसमें वो मैं सॉरी आपको ये बता देता हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक दो लोगों ने, डॉक्टर अब्दुल्ला ने ठीक सिलेक्ट किया इसमें। और उसके बाद फिर एवी मेल फॉर्मेशन में वेस्कुलस ज्यादा नजर आते हैं, एवी मेल फॉर्मेशन। अच्छा और इसके साथ ना एक आप ये देखेंगे कि इसमें पूरा आर्टिकल साथ लिखा हुआ है कि कौन कौन सी जो है वो 5 क्लासिफाइज किए हैं इसके अंदर, जो सेरिब्रल वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन है, जिसमें एवीएम होती है, टेलेंजिक्टेसिया होता है, कैवर्नोमा होता है, उसके बाद फिर वीनस एंजियोमास होते हैं और वेरिसेस होती हैं। ठीक है, तो ये इनको एक बार रीड कर लीजिएगा आप, ये आपके उसके आंसर के आप साथ आ रहा होगा लिखा हुआ। और इसलिए इसकी रीजन ये है कि जो वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन है ब्रेन की, उसकी आपको जो है क्लासिफिकेशन भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी टाइप्स की यहाँ पे नजर आती है। और इसलिए क्योंकि ये जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो बाकी जो ब्रेन है और उससे जो थोड़ी डिफरेंट होती है जी, ऑलमोस्ट एक ही होता है, कैवर्नस मेंजियोमा और कैवर्नोमा। अच्छा जी, और किसी ने इसके अंदर कैवर्नोमा दिया हुआ है, अहमद हसन ने भी दिया हुआ है, और एक डॉक्टर सादी अनवर ने भी दिया हुआ है। बस उन्होंने दिया। हेमरेजिक मेटास्टेसिस ज्यादा लोगों ने लिखे हैं, लेकिन हेमरेजिक मेटास्टेसिस जो होते हैं ना, वो वैसे आप लोगों ने कितने देखे हैं हेमरेजिक मेटास्टेसिस अपने रूटीन के अंदर, के जिसमें हेमरेज ही हेमरेज हो मेटास्टेसिस के अंदर? बहुत कम है, मतलब यानी कि वैसे तो हैं, लेकिन ये है कि आपको नॉर्मली क्लिनिकल पिक्चर में इतने ज्यादा मतलब मैंने तो बहुत ज्यादा हेमरेजिक मेटास्टेसिस नहीं देखे। मेटास्टेसिस तो बेताशा होते हैं, क्योंकि जो ब्रेन का मोस्ट लाइकली ट्यूमर है दैट इज मेटास्टेसिस। ठीक है, क्योंकि वो जाहिर बात है कि उसकी प्रेवलेंस जो है वो ग्लायोमा, गैंग्लियोग्लायोमा, इन सारों से बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अगर ट्यूमर आपको लीजन नजर आ रहे हैं तो वो हो सकता है कि वो मेटास्टेसिस ही हो, उसके बाद फिर ग्लायोमा होंगे, उसके बाद फिर बाकी पूरी सीरीज चलती है। लेकिन ये है कि फिर भी मतलब सर्टन इसमें इस कंडीशन में वो इतना नहीं था। अच्छा इसमें ये जो अगला पेशेंट था, इसमें आपको पता है कि यहाँ पे एक एपिड्यूरल पड़ा हुआ था, और इसमें हेट्रोजीनस एरियाज थे जो कि इसकी एक्यूटनेस को ज़्यादा शो कर रहे थे कि इसके अंदर जो है एक्यूट ब्लीड चल रहा है। और ये टिपिकल एपिड्यूरल हीमाटोमा का पेशेंट था, जिसने थोड़ा सा मैस इफेक्ट भी दिया हुआ था, बेसमेंट की भी थी राइट लेटरल वेंट्रिकल की। तो इसलिए इसके अंदर जो था आपका एपिड्यूरल या वो जो था वो जरूरी था। और दूसरा इसकी मैनेजमेंट में अर्जेंट रेफरल के देना बहुत जरूरी था। तो इसमें जो एम्पाइमा होता है, एम्पाइमा का मसला ये होता है कि क्योंकि एक दो लोगों ने लिखा हुआ है, एम्पाइमा जो होता है वो नॉर्मली हमारे इसमें एपिड्यूरल से ज़्यादा सब ड्यूरल में ज़्यादा वो डेवलप हो रहा होता है। और दूसरा ये होता है कि उसकी इतनी हाइपरडेंस कभी भी नहीं होता वो, क्योंकि वो सिर्फ पस होती है ना, तो इतनी इतनी ज़्यादा हाइपरडेंसिटी नॉर्मली इसके अंदर नहीं होती। और उसके बाद फिर जिसने सब ड्यूरल नहीं है, सब ड्यूरल कभी भी कन्वेक्स नहीं होता इस तरह करके ना बाहर को, क्योंकि उसमें अगर उसमें सब ड्यूरल की पॉसिबिलिटी हो तो सब ड्यूरल स्पेस यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो उसके लिए ये बहुत आसान है कि इसकी बजाय को ब्रेन को धक्का मार मार के उधर करे, वो आगे और पीछे चला जाए। उसके पास स्पेस पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ना, जबकि एपिड्यूरल की लिमिटेड होती है, क्योंकि उसने कन्फाइंड होता है सुचर लाइंस के साथ। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसने उसके अंदर ही एक्सपेंड करना होता है, तो फिर क्या करता है वो कन्वेक्स शेप में ही रहता है, क्योंकि वो उससे बाहर ही निकल सकता। जबकि जो सब ड्यूरल है उसके पास तो पूरी के पूरा ब्रेन स्पेस जो आगे से पीछे तक होती है। तो इस वजह से क्या होता है, उसके अंदर आपको बहुत ईजी होता है पेशेंट के लिए, यानी कि ब्लड के लिए, कि वो आगे पीछे चला जाए, इसकी बजाय कि वो एक ही जगह पे अपना मैस इफेक्ट देना शुरू कर दे। तो इसलिए याद रखेंगे जो सब ड्यूरल ब्लीड्स हैं वो ज्यादा एक्सटेंसिव एरिया को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, रादर देन कि वो फोकल नहीं रहते, क्योंकि उसके पास कम प्रेशर से वो आगे पीछे मूव कर सकते हैं रादर देन ब्रेन का। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसमें ब्लीड आ रहा है, और इसके पास जो है वो दूसरा फिर ये होता है कि जो ये इसका होता है एपिड्यूरल हीमाटोमा, ये आपको पता है कि आर्टीरियल ब्लीडर्स होते हैं नॉर्मली, क्योंकि इस स्पेस में वीनस ब्लीडर इतनी ज्यादा पोटेंशियल उसके अंदर प्रेशर ही नहीं होता कि वो अपनी पावर यानी कि ब्लड प्रोड्यूस कर सकें कि वो इस तरह मैस इफेक्ट दे दें, यानी कि ड्यूरा को उठा के साइड पे कर दें। तो इसलिए ये भी याद रखना है आपने कि इसमें जो इसमें होता है, इसमें मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जो होती है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है। और इस जगह पे अगर आपको नजर आए तो ये लाजमी याद रखना है कि ये इसी में है। बरहोल आप नहीं लिखेंगे, उसकी रीज़न ये होती है कि जो ये जो इसकी इवैक्यूएशन होती है ना,
ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। एक इसका कि मिडलाइन शिफ्ट कितनी हो चुकी हुई है, दूसरा ये कि मैस इफेक्ट कितना है, और तीसरा ये कि उसका एक्सटेंड कितना है। क्योंकि कई दफ़ा इनको क्रेनियोटमी करनी पड़ती है और पीस पूरा हटा के रखना पड़ता है, और कई दफ़ा ये होता है कि सिंपल एक बर्फ होल से भी कर लेते हैं। लेकिन आपने एग्जैक्ट ये नहीं लिखना कि कौन सा प्रोसीजर करेंगे आप, वो डिपेंड करेगा सिस्टम के ऊपर। लेकिन आपने ये लिखना अर्जेंट न्यूरो सर्जिकल रेफरल फॉर इवैक्यूएशन ऑफ हेमाटोमा। ना वो वैक्यूएट कैसे करते हैं, वो उनकी अपनी पूरी गाइडलाइंस हैं कि किसको किस तरह उन्होंने वैक्यूएट करना है, तो आप बस उसको रेफरल कर दें। अच्छा जी, एपिड्यूरल 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 कुछ ने सबड्यूरल लिखा है, सबड्यूरल की कोई गुंजाइश नहीं है। याद रखना है, इसको अच्छी तरह देख लें, हमेशा एपिड्यूरल ही हेमाटोमा इस तरह का आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर अगला केस था केस नंबर 3। अच्छा, ये थोड़ा सा एटिपिकल था क्योंकि ये ली डिजीज का केस था। असल में इसको जो एक चीज जो इसको पिक करनी थी वो इसका था कि आपका ल्यूकोडिस्ट्रॉफी नॉर्मली जो है वो किस चीज को छोड़ती है, वो बेसल गैंग्लिया को छोड़ देती है। क्योंकि उसकी रीजन ये होती है कि जो बेसल गैंग्लिया हैं आपके, वो ग्रे मैटर का एरिया है। तो जो ल्यूकोडिस्ट्रॉफी है या जो वाइट मैटर है वो ज़्यादा पेरिवेंट्रिकुलर वाइट मैटर में पड़ा होता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो ये है जो लीड डिजीज है, इसका इसका इशू ये आता है, इसका प्रॉब्लम ये आता है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट वाइट मैटर में भी आती है, और दूसरा इसकी इन्वॉल्वमेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि ये बेसल गैंग्लिया को भी साथ साथ लेके चल रहा होता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग थी वो यहाँ से देखनी थी आपने कि यहाँ पे दोनों साइडों के ये जो बेसल गैंग्लिया थे, और ख़ास तौर पे ये जो इसके मीडियल क्या होता है, ये जो ग्लोबस पैलेडाई के एरियाज थे, ये सारे के सारे जो है ना बिल्कुल इसमें हाइपोडेंस एरियाज आ रहे थे। इसलिए अगर आपको जब भी वाइट मैटर का प्रॉब्लम लगे या आपको ऐसे लगे कि ये प्रिडोमिनेंटली लिकोडिस्ट्रॉफी है, तो नेक्स्ट जो आपका बाय रिफ्लेक्स चीज चेक होनी चाहिए वो बेसल गैंग्लिया को चेक करना है आपने, कि क्या बेसल गैंग्लिया में सिग्नल्स आ रहे हैं कि नहीं। और अगर बेसल गैंग्लिया में सिग्नल्स आ रहे हैं तो ये भी याद रखें कि जो माइटोकॉन्ड्रियल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें वाइट मैटर की इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है। तो इसलिए वाइट मैटर ओनली डिजीज या ल्यूकोडिस्ट्रॉफी को मेंशन करने में प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे ये था कि इसमें आपके फिर बेसल गैंग्लिया एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे कि बेसल गैंग्लिया कैसे इन्वॉल्व हो चुके हैं अगर ल्यूकोडिस्ट्रॉफी है। क्योंकि ल्यूकोडिस्ट्रॉफी का वर्ड, आप ल्यूको का मतलब ही वाइट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप ल्यूकोडिस्ट्रॉफी का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वाइट मैटर की डिस्ट्रक्शन की डिजीजेस के ऊपर बात करने लगे हैं। और जो वाइट मैटर की डिजीज हैं तो फिर ग्रे मैटर के एरिया स्पेयर होने चाहिए उसमें काफ़ी हद तक, एडवांस कम से कम होने तक। तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसमें आपकी जो पिक करना था वो आपने इसमें बेसल गैंग्लिया को पिक करना था, और बेसल गैंग्लिया को अगर आप पिक कर लेते तो फिर आपके लिए इसमें बड़ा इजी था इसको हल करना। तो मेजॉरिटी लोगों ने जो है वो इसके अंदर इसको वाइट मैटर डिजीज के ऊपर प्रिडोमिनेट किया है। और दूसरा ये था कि आपको इसकी चूंकि हिस्ट्री भी नहीं पता थी कि इसमें एसिडोसिस भी था, उसके अलावा जो है डेवलपमेंट डिले भी था, मूवमेंट डिसऑर्डर भी था, और इन्फेंसी से मसला चलता आ रहा था। तो इसलिए जाहिर बात है कि उसकी एज की आपको आइडिया नहीं था। लेकिन तो अगर ओल्ड एज में देखते तो शायद हम इसको कंसिडर कर लेते इस चीज़ पे, लेकिन चूंकि बच्चा था तो इसलिए इसके अंदर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं थी। तो इसलिए इसके अंदर जो सही किसी ने आया तो किसी ने भी सही नहीं पिक किया, सॉरी। इसमें इवन के जो मेरा इसमें पॉइंट था वो ये था कि आपका इसमें और कुछ पिक ना करें, लेकिन आपने जो वो थी ना बेसल गैंग्लिया की इन्वॉल्वमेंट वो जरूर पिक होनी चाहिए थी। तो इसमें मेरे ख्याल से चलें डॉक्टर नुमरा ने फिर पिक की है, उसमें उन्होंने लिख दिया कि बायलैटरल लार्ज बेसल गैंग्लिया एंड थैलेमा है। और जो दूसरा है वो देखते हैं किसी ने बेसल गैंग्लिया। तो इसमें आप लोग यही याद रखें, इसका टेक होम मैसेज जो इस केस के अंदर है कि आपने अपने जो बेसल गैंग्लिया हैं इसके पेशेंट के वो जरूर कमेंट करने होते हैं, बेशक अगर आपको डिफ्यूज वाइट मैटर है, क्योंकि मेजोरिटी ने इस पर कोई बात ही नहीं की हुई कि जो है ना वो बेसल गैंग्लिया की क्या पोजीशन है। बेशक आपको प्रोडोमिनेंट वाइट मैटर इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, लेकिन मेजोरिटी जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स हैं वो सारे वाइट मैटर को बड़ा एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व करते हैं। कोई वाइट मैटर के वजह से आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके अंदर ये गड़बड़ थी जो मेन हुई है। इसमें जो था ये वाला पेशेंट इसलिए मतलब क्योंकि इसमें आपके पास ये दो तीन जो ऑप्शंस थे वो ये थे कि इसमें एक हेमरेजिक एरिया था जो एक साइड पे ज़्यादा प्रिडोमिनेंट था, और उसके अंदर जो था इसकी हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल को इसलिए नहीं करेंगे कि इसमें ऐसी कोई बहुत एक्सटेंसिव फाइंडिंग नहीं थी, लेकिन इस फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो था एंजाइटिस या वेस्कुलाइटिस का पेशेंट था।
और जो वेस्कुलाइटिस के साथ ब्लीड होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं कि उसके अंदर भी हेमरेजिक, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आर्टीरियल वॉल है वो क्या कहते हैं उसके अंदर उसकी इन्फ्लेमेशन होती है और वो इवेंचुअली ब्रेक डाउन कर सकती है। तो जब वो ब्रेक डाउन करेगी तो वहाँ पे हेमरेज आ जाता है। और दूसरा, अगर आपको इस तरह का पैटर्न का जो नजर आए, क्या कहते हैं इसको, हेमरेज, तो दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो आपका ड्यूरल वीनस साइनस की थ्रोम्बोसिस की भी होती है। और इस जगह पे अगर आपको हेमरेज इस तरह नजर आ रहा है तो लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस थ्रोम्बोसिस की जो इमेजिंग है उसको भी आप सजेस्ट जरूर करेंगे कि जी नहीं, क्योंकि ये टिपिकल एक मतलब हाइपरटेंसिव ब्लीड नहीं है और टिपिकल एक एवीएम टाइप का ब्लीड नहीं है। और तो इस तरह के जो पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें मल्टीपल एरिया में छोटे छोटे ब्लीड्स जो कॉन्फ्लुएंट हुए पड़े हैं एक दूसरे के साथ, तो ये पैटर्न आपने याद रखना है कि इसमें वेस्कुलाइटिस का भी जो है पॉसिबिलिटी वो काफी सिग्निफिकेंट है। कि इसमें आप ये देखें कि यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, इधर पड़ा है, उस पर जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे ब्लीड पड़ा है, यहाँ ब्लीड पड़ा है, और ये एक ब्लीड नहीं है, ये मल्टीपल छोटे छोटे ब्लीड्स हैं जो जगह जगह पे हुए पड़े हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि ये आपके पेरेंकाइमल हेमरेजेस हैं। और इसके अंदर हम जो मोस्ट कॉमनली मिस करते हैं पैथोलॉजी, वो लाइकली आपकी वेस्कुलाइटिस होता है। कि हम बहुत कम जो है स्टूडेंट से सुनते हैं कि उन्होंने इसको वेस्कुलाइटिस को भी एज ए कॉज ऑफ हेमरेज का। मेजॉरिटी जो है वो एमिलॉइड एंजियोपैथी कहते हैं, हाइपरटेंसिव ब्लीड कह देते हैं, और ज़्यादा एवीएम वगैरह का जिक्र कर देते हैं। और दूसरा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इसमें वीनोग्राफी भी होनी चाहिए और एंजियोग्राफी भी सजेस्ट होनी चाहिए। उसकी रीजन क्या है? वीनोग्राफी इसलिए कि क्या कोई ट्रांसवर्स साइनस थ्रोम्बोसिस या वेन ऑफ लेबे या कोई और वेन का वो जो वेन ऑफ टोलेट उसका तो थ्रोम्बस नहीं है, वो भी इस तरह ब्लीड कर सकता है। और दूसरा ये कि क्या एंजियोग्राफी इसलिए करेंगे कि वेस्कुलर वॉल इरेगुलरिटी तो नहीं है जो कि वेस्कुलाइटिस को इंडिकेट करती है। एवीएम के अंदर जब भी आपको एवीएम नजर आएगा तो आपको नॉर्मली एक बड़े टॉर्चोस वेसल्स जाती हुई और आती हुई नजर आ रही होती हैं, तो इसलिए आपको उसमें वहां से आप आराम से उसको पिक कर सकते हैं। और बाकी ट्यूमर कहीं नहीं है इसमें, ये सिर्फ हेमरेज है, बस सिंपल हेमरेज है। और हेमरेजिक वीनस इन्फार्क्ट ये इन्होंने डॉक्टर अहमद हसन ने लिखा, अच्छा है, और विनोग्राम इन्होंने सजेस्ट किया है, तो ये अच्छी इनकी फाइंडिंग है इसके अंदर। बाकी मेजोरिटी ने डीडब्ल्यूआई वगैरह किया, डीडब्ल्यूआई का इसके अंदर कोई रोल नहीं होना, क्योंकि उसने क्या बताना है आपको उसमें। CT MRI विनोग्राम डॉक्टर फौजिया ने कहा है, और वो भी हेमरेजिक इन्फार्क्ट तक आए हैं, तो ये भी ठीक है, चलें इसको ही मान लेते हैं। लेकिन असल जो चीज़ थी इसमें डॉक्टर सादिया अनवर ने ठीक लिखा है, और डॉक्टर सैरिश ने। लेकिन इसमें वही प्रॉब्लम वही है कि जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा हमारे पास जो इसमें आता है ना, वो यही होता है कि आपके जो हैं वो इसके बस जो पैथोलॉजी, अब देखिए कि किसी एक बंदे ने भी इसमें से, जितने लोगों ने भी लिखा है, किसी ने भी जो है वेस्कुलाइटिस का वर्ड नहीं यूज़ किया हुआ। इसमें आपने सिर्फ ये चीज़ सीखनी है कि अगर आपको हेमरेजिक एरियाज मिल रहे हैं और इस तरह स्कैटर्ड मिल रहे हैं, मल्टीपल साथ साथ पड़े हुए हैं, तो आपने वेस्कुलाइटिस को भी अंदर ऐड करना है। इन्फ्लेमेटरी वेस्कुलाइटिस हो सकता है, और बाकी भी काफ़ी सारी रीजंस हैं इसकी, जो इन्फेक्टिव वेस्कुलाइटिस भी हो सकता है। अब है क्वेश्चन कि वीनस इन्फार्क्ट विद हेमरेज से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। वीनस जो नॉर्मली आपको वीनस इन्फार्क्ट जो होते हैं, जो मोस्ट कॉमन आपको दिखाए जाते हैं, वो आपके दो मोस्ट कॉमन दिखाए जाते हैं। एक स्पीरियर सैजिटल साइनस थ्रोम्बोसिस दिखाया जाता है और एक आपको स्ट्रेट साइनस थ्रोम्बोसिस दिखाया जाता है। जो स्पीरियर सैजिटल साइनस थ्रोम्बोसिस उसमें भी आपको बायलैटरल हेमरेजिक इन्फार्क्ट मिलते हैं। जो स्ट्रेट साइनस थ्रोम्बोसिस उसमें भी आपको बायलैटरल थैलामाई की जो है एडिमा मिलता है आपको, ठीक है। और उसके बाद हाइपरडेंस स्ट्रेट साइनस जा रहा होता है। तीसरे जो इन्फार्क्ट है जो इस साइड पे आता है, उसमें से एक साइड जो एक एक इन्फार्क्ट आता है वो ट्रांसवर्स साइनस और सिग्मोइड साइनस का थ्रोम्बस होता है, जो एक साइड से निकलता है और वो इस तरह दे सकता है। तो उसके अंदर ये होता है कि उसमें इसकी अपीयरेंस ऐसी होती है, लेकिन वो इतने बड़े एरिया को ड्रेन नहीं करता है। जिस तरह इसके अंदर आप अगर इसको ऑलमोस्ट देखें ना, तो ये यहाँ तक पहुंचा हुआ है। अब ये वाला एरिया जो है ये लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस की ड्रेनेज टेरिटरी का नहीं है, ये सुपीरियर सैजिटल साइनस की ड्रेनेज टेरिटरी का। तो जो वेस्कुलर इन्फार्क्ट्स होते हैं उनको आप टेरिटरी के ऊपर फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि क्या ये वेस्कुलर उसकी इन्फार्क्ट। और असल में अगर आप इसको देखें तो ये बेसिकली MCA के अंदर ही चलता जा रहा है वैसे ऑफिशियली, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि ये MCA के अंदर ही सारे का सारा वेस्कुलाइटिस डेवलप हुआ होगा, और उसके बाद वहीं पे मल्टीपल छोटे छोटे ब्लीड्स जो है वो डेवलप होते चले गए। अच्छा, जिसके बाद केस नंबर 4 जो है, अब केस नंबर 5। अच्छा जी, इसमें क्या था? हाँ अच्छा, इसमें भी आप लोगों को गुंजाइश दी जाएगी, क्योंकि इसमें आपको हिस्ट्री दी गई थी कि ये HIV पॉजिटिव मैन था और चेंज इन मेंटल स्टेटस के साथ था। और इसमें जो ये थोड़ा सा मुश्किल केस था, मेरे ख्याल से आप लोगों के लेवल से। इसमें जो फाइंडिंग मेरे ख्याल से जो टेक होम थी या जो ज़्यादा अच्छी फाइंडिंग्स थी, उसमें यहाँ पे आपको थोड़े से ये ऑक्सीपिटल एरिया के अंदर थोड़े से
हेट्रोजीनियस एनहांसिंग एरियाज नजर आ रहे थे, जो कि इसमें एक मिनट ठहरा, मैंने कहा मैंने ये वाला पिछले का था, एक मिनट। अम, हाँ, ये जिस तरह ये छोटे छोटे एरियाज आ रहे हैं ना एनहांसमेंट के ब्रेन के अंदर, तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करते कि ये लेस लाइकली है कि आपके एग्जाम में है, लेकिन ये कैपोसी सार्कोमा का पेशेंट था जिसमें वाइट मैटर साथ इन्वॉल्व हुआ था, और उसकी वजह से जो है ना इस तरह का पैटर्न आ रहा था। लेकिन HIV के रिलेटेड जो ब्रेन ब्रेन चेंजेस है वो आप लोग देख लें, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो है काफ़ी सारा प्रेवलेंट हो चुका हुआ है। HIV का आजकल कई दफ़ा जो उनकी इन्फेक्शन वाला है उसके अंदर एक अदा केस इस तरह का वो दिखा देते हैं। अच्छा, ये जो पेशेंट था, अगला केस नंबर 6 पे आ जाते हैं हम, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। और केस नंबर 6 जो था उसमें आप लोगों के टिपिकल जो पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर्स के अंदर से आइडेंटिफिकेशन कराई जाती है, कि जिसमें जो आपको कॉमन चार जो ट्यूमर्स हैं उनका ब्रेन स्टेम ग्लाइयोमा, एपेंडाइमोमा, मेडुलोब्लास्टोमा और एक जो होता है वो पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, इनमें आपको जो है वो डिफ्रेंशिएट मतलब करना सिखाते हैं। और ये आपको जो है वो आना भी चाहिए, क्योंकि इनमें से ही कोई ना कोई एक ट्यूमर आपको लाजमी दिखाया जाता है। तो इसमें क्या था, इसमें आपके पास एक लीजन पड़ा हुआ था जो कि पोस्टीरियर टू फोर्थ वेंट्रिकल था और हाइपरडेंस था, और इसने इन्वॉल्व किया हुआ था सारी, और ये जो सारे के सारे फीचर्स थे वो लार्ज पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर के थे। और अगर अब आप इसको देखें कि ये नॉन कंट्रास्ट में भी हाइपरडेंस आ रहा था, तो इससे आपको बहुत सारी सहूलियत मिल जानी थी, कि चूंकि यहाँ पे अगर हाइपरडेंस लीजन आ जाए पोस्टीरियर फोसा में, तो वो आपको बहुत सारा इजी कर देता है काम को, क्योंकि वो वाहिद एक ही ट्यूमर है जो हाइपरडेंस होता है, बाकी सारे हाइपरडेंस होते हैं। और जो हाइपरडेंस होता है वो मेडुलोब्लास्टोमा होता है। और अगर आपको डिफ्यूमेटेड दिखा दिया जाए तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि डिफ्यूमेटेड में एपेंडाइमोमा भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन दे रहा होता है, लेकिन DWI पे ज़्यादा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन सॉर्ट ऑफ ये मेडुलोब्लास्टोमा देता है। तो ये पिक्चर इसलिए दिखाई गई है कि आप लोगों को जो मेडुलोब्लास्टोमा है उसकी CT पे भी जो पिक्चर है उसका आइडिया हो जाए, कि वो CT पे भी आपको नॉन कंट्रास्ट में भी हाइपरडेंस सारे का सारा यहाँ पे नजर आता है। ये देखें, ये पड़ा हुआ है पूरे का पूरा लीजन, ये नॉन कंट्रास्ट CT है, ठीक है। और इसकी वजह से ही जो है दूसरा एनहांसमेंट भी आती है इसके अंदर, फिर इफेसमेंट है फोर्थ वेंट्रिकल की, माइल्ड सुपराटेंटोरियल हाइड्रोकेफलस है। और फिर अब आप इसके बाद इसमें क्या करेंगे, क्योंकि चूंकि इसमें आपको काफी हद तक ये चांसेस मिल गए हैं कि ये जो है वो ट्यूमर मेडुलोब्लास्टोमा है और एपेंडाइमोमा, अगर दोनों ट्यूमर है तो उसमें आपने अगली जो बात करनी होती है वो न्यूरो एक्सेस पहले इमेजिंग की करते हैं आप। कि ये क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों में ड्रॉप मेटास्टेसिस pretty कॉमन है। तो इसलिए आप पहले, इससे पहले कि आप लोकल रेडिएशन या कोई भी पैथोलॉजी करें, तो उसके लिए आप, उससे बेहतर है कि न्यूरो एक्सेस इमेजिंग या स्पाइन की इमेजिंग जरूर कर दें। सैजिटल में इसमें ये टेंट शेप होता है, तो इसके अंदर आपको रूफ फ्लोर की बजाय ये जो इसका फ्लोर होता है टेंट का वो इस तरह नीचे की तरफ होता है, यहाँ पे ये जो नीचे जा रही है प्लेन, और ये इसका रूफ आती है ऊपर को जाती है। मतलब बेसिकली जो इसकी पॉन्स की बैक साइड है ना, वो इस तरह पड़ा होता है और इस तरह ऊपर यूं आ रहा होता है, जिस तरह टेंट होता है ना। तो अब आप टेंट के तौर पे इसको याद रखें कि टेंट की जो जहाँ पे सोते हैं वो स्ट्रेट प्लेन एरिया है ना, तो ये इसकी जो है वो बेस है, और ये जो ऊपर को जाता है ये इसकी रूफ कंसिडर हो जाती है। तो इसलिए इसके अंदर जो ये है, और ये टेंट इसी तरह का होता है ये जो कि उसकी तरफ आ रहा होता है। तो इसमें बस आपने ये देख लेना कि सजिटल पे ये यानी कि जो एरिया है जो कि इसकी बेस बन रही है ऑफ ऑन दी पॉन्स, तो ये इसकी फ्लोर है, और ये जो ऊपर को जाके यूं उठ के वापस आता है जो इसमें कंप्रेस हुआ पड़ा है काफी सारा। तो अगर ये पूरा होता तो आपको इस तरह का सारा पूरा टेंट बना नजर आ रहा था, तो ये इसकी रूफ बन जानी थी। अच्छा जी, इसमें भी काफी सारे लोगों ने वैसे मेडुलोब्लास्टोमा लिख दिया है, लेकिन कुछ ने एपेंडाइमोमा भी लिखा है। एपेंडाइमोमा लिखने वालों को ये बता दिया जाए कि जो एपेंडाइमोमा है उसकी जो इंटेंसिटी है वो हाँ, बहुत ज्यादा हाइपरडेंस नहीं होती, इसमें कैल्सियम फोकाई जरूर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लीजन मिले तो मेडुलोब्लास्टोमा जो है वो अपने पहले नंबर पे लिखना है, लेकिन मेजोरिटी ने मेडुलोब्लास्टोमा ही लिखा है। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला है ना वो आपका, अच्छा इसमें थोड़ा सा एक था कि यहाँ पे ये फीमेल थी, और इसमें आपको ये देख रहे होंगे कि एक बड़ा इन्हांसिंग किस्म का लीजन पड़ा हुआ है एक्सपेक्टेड लोकेशन ऑफ पाइनियल ग्लैंड पे, जो कि आपको इस पे भी नजर आ रहा है, और उसके बाद आपको सेजिटल पे भी नॉन कंट्रास्ट इमेज है, लेकिन आपको यहाँ पे एक लीजन नजर आ रहा है।
और ये वो जगह होती है कि जहाँ पे पैरानॉट सिंड्रोम करता है, क्योंकि यहाँ पे वो टेक्टल प्लेट होती है जिसको वो कंप्रेस कर देता है। और टेक्टल प्लेट कंप्रेस करने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो सेरेब्रल एक्विडक्ट है उसका नर्विंग आ जाती है, और दूसरा जो कॉलिकुलस है, स्पीरियर कॉलिकुलस, उस पर कंप्रेशन आ जाता है। तो पैरानॉट सिंड्रोम में क्या होता है कि आपका जो स्पीरियर गेज है, यानी ऊपर देखने की जो कैपेसिटी है, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके साथ फिर आप अपर गेज नहीं कर सकते। तो ये पेशेंट कई बार तो आपको उसके साथ प्रेजेंट करते हैं, कई बार हिस्ट्री दे देते हैं थोड़ी सी। तो याद रखिए कि ये जो टेक्टल प्लेट ग्लामा और या यहाँ पे जो टेक्टल प्लेट के प्रेशर दे सकते हैं, ये दोनों ट्यूमर इस तरह आपको प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा ये था कि ये था, तो इसके अंदर अब आपके डिफरेंशियल्स में जो था ना पानियोब्लास्टोमा, वो मोस्ट लाइकली था इसके अंदर, क्योंकि ये फीमेल थी। और बाकी भी लेकिन आ सकते थे, लेकिन जो इसमें बाकी मैं देखता हूँ क्या क्या डिफरेंशियल आप लोगों ने दिए हैं। पाइनियल ग्लैंड मैस के आगे, लेकिन आप थोड़ा सा आगे इसको डिफरेंशिएट कर दिया करेंगे। ये पाइनियोब्लास्टोमा ज्यादा लग रहा है आपको, क्योंकि 3 हॉस्पिटल इतनी एविड है। जो जर्मिनोमा होता है वो मेरा ख्याल है कि एक तो फीमेल में नहीं होता। अच्छा, अगर आपको आइडिया भी नहीं था कि फीमेल है, तो अगर लेकिन फीमेल हो ना, तो फिर उसमें आपने नॉर्मली जो जर्मिनोमाज है ना, वो नहीं देना, ठीक है। जर्म सेल वेरी अनकॉमन इन द रीजन ऑफ पाइनियल रीजन इन फीमेल पेशेंट्स। जो मेल में आ सकता है लेकिन फीमेल में नहीं आ सकता। तो इसलिए इसका मतलब ये था कि अगर आपको उसकी जेंडर का नहीं भी आइडिया हो रहा था इससे, आप लिख देते कि अगर इफ मेल तो फिर जर्मिनोमा क्वेश्चन मार्क कर देते, लेकिन अगर आपका फीमेल थी तो फिर पानियोब्लास्टोमा जो है ना वो ज्यादा आ सकता है। इसमें मेटास्टेसिस की इतनी कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है ये कि मेटास्टेसिस आप इसमें यहाँ पे डालें। यहाँ पे जो है जर्मिनोमा पानियोब्लास्टोमा लिखा है, डॉक्टर नुमरा ने बिल्कुल ठीक लिख दिया। और फिर जैगम ने भी ठीक लिखा, पानियोब्लास्टोमा। फिर जर्मिनोमा ठीक है, लेकिन वही बात है कि इसके साथ अगर आप जर्मिनोमा दे रहे हैं तो फिर ये जरूर लिखें आगे कि ये जो है ना मेल पेशेंट है तो जर्मिनोमा है, और अगर मेल पेशेंट नहीं है तो फिर आप ये बता दें। इस तरह भी आप कह सकते हैं, दोनों डिफरेंशियल दे दें। फिर पानियोब्लास्टोमा टेक्टल ग्लायोमा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टेक्टल ग्लायोमा जो होता है वो टेक्टल प्लेट के यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसकी टेक्टल प्लेट का जो ये पीछे चोंच सी बनी होती है, ये जो दो जिस पर सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस जो दोनों पड़े होते हैं, तो वो उसका ट्यूमर होता है। मतलब ये अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए यहाँ से ये लाइन जा रही है ना, ये टेक्टल प्लेट है, और टेक्टल प्लेट के ऊपर ये एक इंडेंटेशन और दूसरी इंडेंटेशन, ये 2 इंडेंटेशन नजर आ रही होंगी आपको। ये ऊपर वाली इंडेंटेशन है ये सुपीरियर कॉलिकुलस होती है, जो इंफीरियर इंडेंटेशन है ये आपकी इंफीरियर कॉलिकुलस होती है। तो ये जो टेक्टल प्लेट ग्लामास होते हैं ना, वो इनकी डेफिनेशन खत्म करते हैं, तो वो यहाँ पे नजर आते हैं आपको। और ये जो ट्यूमर है ये टेक्टल प्लेट से बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है और सेपरेट पड़ा हुआ है, और ये जो टेक्टल प्लेट के बिल्कुल ऊपर वाली जगह होती है, यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड होता है। तो ये पाइनियल ग्लैंड ट्यूमर की साइट है, इसमें आपने इसमें टेक्टल प्लेट के नहीं देने। जो टेक्टल प्लेट का ग्लामा होगा वो इस जगह को पूरे को इन एरिया को इन्वॉल्व कर रहा होगा, वो इधर ऊपर नहीं जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला पेशेंट था वो कौन सा था? अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट जो था 8 था। अच्छा जी, हाँ ये तो सीधा सीधा था, और माशाल्लाह काफी सारे लोगों ने सही पकड़ लिया इसको कि इसमें जो था। और ये इसी किस्म के जो है वो इमेजेस, मुझे खुद भी था कि ये आप लोगों को इस तरह के इमेजेस दिखाए जाएं जो कि ज़माने कदीम के होते थे और अभी तक चल रहे हैं पीएसपी वालों के पास। तो इसमें अगर आप इस तरह देखें इस लेटरल वेंट्रिकल्स को, तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट 2 लाइनें नजर आ रही हैं आपको। तो ये याद रखना है आपने कि जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं वो कभी भी इस तरह नहीं हो सकते। वो हमेशा होंगे तो दरमियान से इधर को होंगे, और ऊपर आगे और पीछे से बाहर की तरफ निकलेंगे, यूं जिस तरह मेरे हाथ हैं इस वक्त। और ये इस तरह है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो जो स्ट्रेट होते हैं ना, इसको आप कहते हैं पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ बायलैटरल लेटरल वेंट्रिकल्स, जो कि एक पहली फाइंडिंग है कॉर्पस क्लोजम की जेनेसिस की। दूसरी फाइंडिंग क्या है कि जो थर्ड वेंट्रिकल होता है वो हाई राइडिंग आ रहा होता है। हाई राइडिंग से मुराद ये होता है कि वो जहाँ पे ऑलमोस्ट ये लेटरल वेंट्रिकल्स की बॉडीज आ रही है ना, वो उससे भी ऊपर तक आई जा रहा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये थर्ड वेंट्रिकल काफी ऊपर तक आया पड़ा है। तो अगर आपको ये एजेनेसिस ऑफ कार्पस क्लोजम, जिस तरह का ये हाइपोजेनेसिस या एजेनेसिस कार्पस क्लोजम का दिखाएंगे केस, तो उसमें एक बात और याद रखनी है कि इसके साथ फिर नॉर्मली कई दफा एक पैथोलॉजी और भी साथ पड़ी होती है, और वो कि आपकी सिस्ट भी हो सकती है, सेंट्रल सिस्ट भी हो सकती है, वो आपकी डर्मोइड भी हो सकती है, टेराटोमा यानी कि जो डर्मोइड होती है यहाँ पे, और फैट भी हो सकता है। तो वो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और दूसरा उसके साथ हाई एसोसिएशन है क्या कहते हैं उसको, न्यूरोनल माइग्रेशन डिसऑर्डर्स की, टैकीकार्डिया वगैरह की। तो आपने इसमें जब आपको सीटी पे वो दिखाएंगे एजेंट्स ऑफ कॉर्पस क्लोजम, तो उसके बाद फिर आपने एक बात जरूर कहनी है कि जी मैं इसका एमआरआई करूंगा टू लुक फॉर एनी other associated pathologies, because 50% of the patients with corpus callosum agenesis can present with concurrent pathologies.
तो ये बेशक उसका हमारा है या नहीं, आपने ये जरूर कहना है। उसकी रीजन ये है कि उससे ये पता लग जाएगा कि आपको पता है कि जो है ये एजेनेसिस ऑफ कॉर्पस क्लोजम के पेशेंट्स में आपको सेकेंडली फाइंडिंग्स देखते हैं आप। ठीक है। अच्छा, और अब इसमें देखते हैं कि किसने क्या क्या लिखा है। एब्सेंट कॉर्पस क्लोजम एजेनेसिस और कॉर्पस क्लोजम ज़्यादा प्रोफेशनल वर्ड है। कॉर्पस क्लोजम एजेनेसिस, एक ने डी आई नहीं है, ये बच्चा है वो छोटा, वैसे उसका जो जो बच्चे होते हैं ना, जो उनका पहला महीने का होता है ना, ये न्यू बॉर्न है ना, तो जो पहला महीना होता है ना बच्चों का सीटी, तो याद रखें कि उसमें वाइट मैटर में एडीमा नॉर्मल है। मतलब उस एडीमा नॉर्मल से मुराद ये है कि उसमें वाइट मैटर का कंटेंट वैसे ही इतना ज़्यादा होता है कि वो आपको एडिमेटस ही लग रहा होता है ब्रेन। तो इसलिए आप लोगों ने अगर पहले 1 से 1.5 महीने का पेशेंट है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा मतलब एडीमा की बात नहीं करनी, क्योंकि वो नॉर्मल फाइंडिंग है इसके अंदर। मैनेजाइटिस नहीं है इसमें, क्योंकि मैनेजाइटिस होता तो वो फिर हमें और तरह से नजर आता है। कॉर्पस क्लोज में जैसे जिन जिन्होंने लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है माशाल्लाह। और लिक्विड स्ट्रॉफी नहीं देनी कभी भी, न्यू बॉर्न में नहीं देनी। एजेनेसिस ऑफ कॉर्पस क्लोजम, हाँ मेजोरिटी ने ठीक लिखा है इसके अंदर, लेकिन जिन्होंने नहीं लिखा उस एक्सरे को दोबारा, वो सॉरी सीटी को दोबारा देख लें, ताकि जो है वो आपको प्रॉब्लम ना रहे अगली बार याद करने में। अच्छा, ये पेशेंट जो है इसमें आपके पास 2-3 चीज़ें थी। एक तो ये थी कि इसका एक तो यहाँ पे जो राइट थैलेमस था, यहाँ पे एक मैस पड़ा हुआ था। और उसके बाद फिर ये था कि जो यहाँ से हम ऊपर जाते थे ना, तो यहाँ पे भी ये 2 मैस यहाँ पड़े हुए थे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो इस तरह के मल्टीपल इन्हांसिंग लीजन्स मिलते हैं, तो आपने इनमें मेटास्टेसिस, फिर वही बात है कि मेटास्टेसिस आएंगे सबसे पहले, और दूसरा मल्टीफोकल जीबीएम या मल्टीफोकल ग्लायोमा। तो ये दोनों डिफरेंशियल जो है ना, तो उसमें आपने इसके अंदर मेंशन करने हैं, लिखने हैं। तो इसलिए जो है ना वो फिर आपका इसमें आना, ये सारा कुछ लिखना है आपने, ठीक है। अच्छा, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़ना है। एज ऑफ ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, अच्छा एज ऑफ ल्यूकोडिस्ट्रॉफी जो है ना, ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा है मतलब पॉइंट। लेकिन नॉर्मली ये होती है कि आपको अगर दिखाएंगे ना वो पेशेंट्स में, आपको बता देता हूँ, आपके पास 3-4 तरह के दिखा सकते हैं वो आपको ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। एक मेटाक्रोमेटिक जो मोस्ट कॉमन है, और उसके बाद दूसरी अलेक्जेंडर, फिर कैनामैन, और उसके अलावा फिर एक एडिनोल्यूकोडिस एक्स लिंक्ड एडिनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी। नॉर्मली ये वो 4 हैं जो ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज जो इस तरह की हैं, जो कि आप लोगों को दिखाई जा सकती हैं। और फॉर्चुनेटली ये है कि ये तकरीबन सारे न्यूबॉर्न में नहीं होती, ये थोड़े से टाइम के बाद ज़्यादा शो ऑफ करती हैं। तो नॉर्मली ये आपको जो दिखाए जाएंगे वो 1 साल से 2 साल 3 साल, और जो मेटाक्रोमेटिक है वो 5-6 साल का बच्चा कहीं को दिखाया जाता है आपको। तो उस वक्त तक वाइट मैटर बन चुका होता है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो उसमें अगर वाइट मैटर आपका बना हुआ है ना, यानी कुछ, क्योंकि ऐसी ल्यूकोडिस्ट्रॉफी जो 100% वाइट मैटर को इन्वॉल्व करेगी, वो लेस लाइकली होगी आपको दिखाना। और दूसरा ये है कि जो अगर कैनामेंस और अलेक्जेंडर्स आपको दिखाएंगे, तो उसमें फिर थोड़ी सी आपको मैक्रोसेफलिक की इंफॉर्मेशन भी साथ दे देंगे। तो इस तरह फिर आप उनको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आइडियली ये है कि न्यू बॉर्न पे आपको कभी भी नहीं दिखाएंगे, और मिनिमम भी दिखाएंगे तो 2 साल तक होगी, जब तक मैच्योर हो चुका होता है वाइट मैटर। उसके बाद फिर आपको लिकोडिस्ट्रॉफीज दिखाना शुरू करते हैं। अदरवाइज जो डिस्कशन है वो काफ़ी लंबी है इसके लिकोडिस्ट्रॉफीज की, वो फिर हम करेंगे कभी। लेकिन उसमें ये होता है कि फिर आपको इंटरवल स्कैन्स करने पड़ते हैं 6 महीने के पहले, आप नहीं कह सकते। फिर माइलिनेशन पे कमेंट करना पड़ता है, फिर उसकी एज के साथ असेसमेंट करनी पड़ती है, फिर आप बता सकते हैं कि ये कौन सी लिकोडिस्ट्रॉफी है। फिर और भी ऐसे डिजीज हैं जो लिकोडिस्ट्रॉफिक नहीं है, लेकिन वो वाइट मैटर को वैसे डैमेज कर देते हैं। तो वो भी सारे के सारे जो है ना फिर उसमें आते हैं। तो इसलिए इस पे हम देखेंगे कभी, चला जल्दी से डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग ये याद रख लेंगे, ये 4 डिफरेंशियल्स जो आपको लिकोडिस्ट्रॉफीज बताइए ना, इनको आपने याद रखना है। इनसे बाहर लेस लाइकली जाना उनके लिए, क्योंकि उसके अलावा बाकी सारी जो लिकोडिस्ट्रॉफीज हैं उनके इतने इंटरमिक्स्ड हैं कि वो कहीं डायग्नोसिस तक नहीं जा सकते। और इनकी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये एग्जामिनर्स की, कि डेफिनेट डायग्नोसिस के बगैर वो केस नहीं दिखा सकते। वो आपको गोल मोल सा केस नहीं दिखा सकते अनलेस कि वो वहाँ पे एग्जामिनर सारे डायग्नोज ना कर सकें। तो जो लिक्विड डिस्ट्रॉफीज के केसेस पेशेंट्स हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है कि उनमें इतनी ओवरलैपिंग सिम्टम्स हैं स्वाय इन 4 के, कि उसमें आपको कहीं पे भी क्लियर कोई चीज़ नहीं मिलती। तो इसलिए फिर लेस लाइकली चांस है कि वो आपको किसी और डिफरेंशियल की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा जी, इसमें आपका जो था वो थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी का पेशेंट था। और इसमें आपको ये आइडिया हो रहा था कि जो जब हम इसमें इसको ब्राउज करते थे, तो इसमें वही जो आपका IM स्लो वाला कुछ प्रोसीजर है वो इसमें बना हुआ था। और इसमें क्या हो रहा था कि इंफीरियर और आपका
मिडल और सुपीरियर, ये तीन अगर आप इसमें देखें तो आपके बड़े क्लियर कट जो इसकी पैटर्न था इन्वॉल्वमेंट का वो वही था कि इन्फीरियर था, मीडियल था और सुपीरियर था। जो लेटरल थे वो दोनों साइडों पे जो है वो स्क्वायर हुए पड़े थे, या कम से कम उतने थिक नहीं थे जितने ये थे। तो अगर आपको इस तरह केस नजर आया तो बस सीधा सीधा ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी या थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी का केस होता है, क्योंकि इसमें लेटरल रेक्टस की स्पेयरिंग और इन्फीरियर, मीडियल और सुपीरियर रेक्टस जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर इस तरह का पेशेंट आए, ये तो जिस तरह होता है ना कि 100% आपका नंबर जो है ना, इससे बिल्कुल पूरे 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 आने चाहिए, क्योंकि ये टिपिकल बुकिश पिक्चर है, इससे ज़्यादा नहीं होती। और इसमें जो था बायलैटरल थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी, चलो ठीक है। और ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा भी दिया हुआ है। ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा तो है ही नहीं इसमें ना, इसमें तो सारे के सारे जो हैं वो आपके जो रेक्टस मसल्स हैं उनको आपस में कंपेयर किया करें, और स्पेशली रेक्टस लेटरल रेक्टस से कंपेयर किया करें कि लेटरल रेक्टस के साथ उनका क्या पोजीशन है। तो उसमें जो है वो आपने देना है। और अगर इस पोजीशन से वो इनलार्जमेंट है तो बस ठीक है, फिर आप ऑर्बिटल सूडो ट्यूमर या थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी को बड़े ओपनली कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये पुराने ज़माने के डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस थे, और उसके बाद ये पुराने ज़माने का एमआर एंजियोग्राफी था। और एमआर एंजियोग्राफी में जो लेफ्ट साइड है वो तो बिल्कुल सही एमसीए जा रही है, राइट साइड की एमसीए जो है वो रुकी हुई है, और यहाँ पे थोड़ा सा एब्नॉर्मल सिग्नल एरिया आ रहा है। तो ये बड़ा टिपिकल सा जो है एक राइट एमसीए इन्फार्क्ट का पेशेंट होता है, ये दिखाया गया था। अब इसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है वो यही होता है कि अगर आप किस तरह के पेशेंट दिखाए जाएंगे, तो वो अगर आप ये कहेंगे कि ये एमसीए इन्फार्क्ट है, तो उसके बाद आप चुप कर जाएंगे, तो फिर वो भी चुप कर जाएंगे और एग्जाम का जो है फिल्म उतार लेंगे, क्योंकि इसमें वो ये नहीं आपसे सुनना चाह रहे कि एमसीए इन्फार्क्ट है या नहीं, वो आपसे आगे इसकी ट्रीटमेंट पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने चाहे वो कोई भी सिनेरियो है, क्योंकि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स हैं उनमें उन्होंने जो सेरिब्रल ये स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दी हुई है। और उसकी ट्रीटमेंट में यही है कि उन्होंने इंट्रा आर्टीरियल जो इसकी वो जो थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं वो कर सकते हैं अभी ये लोग ना। तो लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि उसके लिए आपको वो पूरी की पूरी स्टोरी सुनानी है उनको कि डिफ्यूजन परफ्यूजन मिसमैच, कि ये तो डिफ्यूजन आ गया ना, और डिफ्यूजन की रिस्ट्रिक्शन आ रही है इस एरिया में, और मैं इसके परफ्यूजन करूंगी, फिर देखूंगी अगर तो मिसमैच है तो फिर तो आप प्रोसीड करें उसकी उसके लिए। लेकिन अगर मिसमैच नहीं है, यानी कि जितनी परफ्यूजन ड्रिफ्ट इफेक्ट है उतना डिफ्यूजन इफेक्ट आ चुका हुआ है, तो इसका मतलब है कि साल्वेजेबल ब्रेन कोई नहीं है। तो फिर उसके अंदर आपको आगे फर्दर एंजियोग्राफी करनी, वो एंजियो वो क्या कहते हैं उसको, थ्रोम्बो थ्रोम्बेक्टमी या थ्रोम्बो वो जो उसकी लाइसिस है वो नहीं करना आपने फिर, ठीक है। क्योंकि उस सूरत में फिर ये हेमरेज के अंदर चले जाने का खतरा ज़्यादा होता है और उससे फिर ज़्यादा डैमेज होने का खतरा ज़्यादा है। इसलिए इस तरह के पेशेंट में, और जो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप लोग बस सिर्फ एमसी इन्फार्क्ट बता के उसके बाद इसके आगे फर्दर मैनेजमेंट या डिफ्यूजन वेटेड के बाद परफ्यूजन के, अगर आपको डीडब्ल्यू इमेज दिखा रहे हैं ना, तो फॉर श्योर ये है कि उनके पास परफ्यूजन का भी इमेज पड़ा हुआ है। तो इसलिए आप उनसे मांगे, उनसे कहेंगे जी आपने डिफ्यूजन का तो दिखा दिया, मुझे परफ्यूजन दिखाएं ताकि मैं इसका ट्रीटमेंट प्लान बता सकूँ आपको। और ट्रीटमेंट प्लान क्या है कि अगर तो डिफ्यूजन और परफ्यूजन का डिफेक्ट एक जितना है तो फिर तो कुछ नहीं है, छोड़ दें। पेशेंट को आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बच्ची कुछ नहीं सकता उसमें। और अगर मिसमैच है कि डिफ्यूजन पे छोटा सा एरिया आ रहा है और परफ्यूजन पे इतना बड़ा डिफेक्ट आ रहा है, उसका मतलब ये है कि जो डिफेक्ट का एरिया है ना, जो दोनों के दरमियान का एरिया है, वो सारे का सारा वो एरिया है जिसको आप अभी बचा सकते हैं। इसमें परफ्यूजन डिफेक्ट तो आ चुका है लेकिन डिफ्यूजन का डिफेक्ट नहीं आया। इसका मतलब ये है कि फिर आप उनको कहेंगे कि जी इस पेशेंट को हम रेफर कर देंगे इसकी थ्रोम्बोलाइसिस के लिए। तो इसमें आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, एमसी इन्फार्क्ट लेके और आप उसको बस वहाँ पे ख़त्म कर दें, तो वो सही नहीं है मतलब उसमें। और इसमें अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी ये बात जो है ना वो नहीं लिखी, और उसमें लिखा है रेफरल टू न्यूरो फिजिशियन एंड न्यूरो सर्जन टू रिजॉल्व इफ देयर इज एनी क्लॉट इन एक्यूट सेटिंग। अभी क्लॉट तो आपने बताना है ना, उन्होंने थोड़ा बताना है आपको। तो इसलिए जो है ना वो आपने उसमें बताना है कि ये जो है ना मुझे इससे आप परफ्यूजन दें, क्योंकि इवेंचुअली आपके पास ही डिसीजन है कि अब आपने इसको पेशेंट को थ्रोम्बेक्टमी के लिए भेजना है या ये बस अब खत्म हो गया। एक ने लिखा हुआ है, ये कौन है, डॉक्टर नासर इकबाल, इन्होंने सेरिब्रल ब्लड वॉल्यूम एंड सेरिब्रल ब्लड फ्लो के बारे में पूछा है। तो इसमें बिल्कुल सही पूछा आपने, लेकिन आप उसमें परफ्यूजन स्टडी लिख दें, और परफ्यूजन स्टडी में चूंकि वो परफ्यूजन मैप मैप आ जाता है तो फिर आपके लिए इजी होता है। नहीं तो इसके वैल्यूज दे देंगे वो आपको कि सेरिब्रल बल्ब वॉल्यूम जो है वो 14 है और सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है वो 18 है, तो फिर आप फिर फंस जाएंगे कि जी इसमें मैंने क्या बताना है। तो इसलिए आप उसमें मैप मांगेंगे। और दूसरा ये है कि न्यूरो सर्जिकल इसमें रेफरल नहीं होगा, इसमें जो है वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को रेफर करना है आपने। और
बाकी ठीक है, लेकिन देखिए अब ये सीधा सीधा केस है, इसमें आपके फुल नंबर आने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार्ड ही मुश्किल से मार्जिन पे पास है सारे। तो ये अब इस तरह की चीज़ों में ना आप लोगों ने गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। ये वो पेशेंट है, जब तक आप इसके आगे ट्रीटमेंट नहीं बताएंगे, एमसीएन फाट का खुद बताएंगे एफसीपीएस के लेवल पर उन्होंने क्या देखना है आपसे, वो सारों को पता है, हर बंदे को आइडिया है, लेकिन आगे की वो स्टोरी सारी सुनना चाह रहे हैं कि आप डिवीजन परफ्यूजन मिसमैच वगैरह सारा कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा जी, ये पेशेंट था जो कि उससे अगला था, और उसके अगले इसमें क्या चीज़ थी, इसमें आपके पास ये था कि मल्टीपल इन्फार्क्ट्स भी थे इसमें, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा था T2, ये वाले सारे एरियाज में है। अच्छा, उसके बाद फिर जो एंजियोग्राफी थी उसमें भी ये हाईली फ्लो वॉइड के एरियाज थे, जो कि इस जगह पे काफ़ी सारे कोलेक्टर्स बने हुए थे। और दूसरा ये था कि ये जो ये बाकी इसके साथ वो दिखाया गया था, बाकी जो फाइंडिंग्स थी कुछ, तो ये बेसिकली जो थी फाइंडिंग, जो पिक्चर थी वो बेसिकली अगर आप इधर देखें ना, तो इधर से भी आपको जो थी ना बायलैटरल आईसीएस, वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही, और उनकी सारी की सारी कोलेक्टरल फिलिंग्स हो रही है, जो छोटे छोटे डिफेक्ट्स हैं ना, सारे ब्लैक होल्स जो हैं, ये सारे ब्लैक होल्स वो हैं जो कि पोस्टीरियर से एंटीरियर सर्कुलेशन में ब्लड फेंक रहे हैं, और फिर वहां से जो है वो ब्लड सप्लाई आगे जा रही है। तो ये जो पेशेंट होते हैं इस तरह के, तो इसमें ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से भी आपको आईसीए कहीं पे भी नजर नहीं आ रही, यहाँ पे आईसीए नजर आती है ना आपको इस जगह पे, तो ये दोनों साइडों पे जो सारी फिलिंग हो रही है ये कोलेक्ट्रल फिलिंग है, ये आईसीए की अपनी अपने आईसीएस की फिलिंग नहीं है। तो ये इसलिए दिखाया गया है कि एंजियोग्राफीज पे आपको इनका थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये इसमें एंजियो में आपको यहाँ पे दोनों साइडों पे इंटरनल करोटिड आर्टरी नजर आती है, उसके बाद फिर इंटरनल करोटिड आर्टरी आगे सारी वेसल्स आती है, ये जो सारी की सारी वेसल्स हैं ये आईसीए से फिल इन नहीं हो रही, ये यहाँ पे आईसीए नजर ही नहीं आ रही, तो सो बायलैटरल जो है इसके अंदर आईसीए की जो है वो नजर आती है, दो यानी कि दोनों में है। और दूसरा जो रीनल एंजियोग्राम है उसमें जो लेफ्ट किडनी है वो तो ठीक जा रही है, लेकिन राइट किडनी जो है वो एट्रोफिक है, जो काफी ज्यादा, तो इसलिए जो है ना इसमें ये अब ये भी कोई उसकी वेस्कुलाइटिस या वेस्कुल, क्योंकि ये बेसिकली जो है ना न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस होता है ना, इसमें भी तो आपका जो है ना वो जो वॉल की थिकनिंग होनी शुरू हो जाती है और वो इवेंचुअली ऑक्लूड कर जाती है जो वेसल्स हैं। तो ये बेसिकली एनएफ का पेशेंट है, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस का, और मोया मोया डिजीज है इसके अंदर। और उसकी मैं आपको इसलिए पिक्चर ऐसे दिखा रहा हूँ कि अगर आपको वो टिपिकल जो है ना जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो पिक्चर्स नहीं आती, इस तरह की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जिसमें आपको बस इतने की फ्लो वर्ड नजर आते हैं जितने के आपको इसमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे, बस ये देख लें आप लोग फ्लो वर्ड्स किस तरह नजर आते हैं इसमें। वो टिपिकल वो पफ ऑफ वायर और वो जो सारी कहानी है वो कम ही होती है, जिसमें आपको ये नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो आईसीएस की एक्सपेक्टेड लोकेशन है वो बिल्कुल नैरो डाउन है, जबकि वो नॉर्मली इस बेसल आर्टरी से बड़ी होती है। यहाँ पे भी देखें, आपको यहाँ पे बायलैटरल आईसीएस और एमसीएस का इतना अच्छा क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये सारी की सारी जो है वो आपको सिग्नल वॉइड एरिया जरूर नजर आ रहे हैं। तो ये टिपिकल एक मोया मोया का पेशेंट विद जो एंजियोग्राफी, और ये एंजियोग्राफी सेरेब्रल एंजियोग्राफी हुई है जिसमें आईसीएस दोनों साइडों की आपको क्लियर नहीं हो रही। अच्छा जी, इसके बाद जो इसमें भी मैं देखता हूँ किसने सही लिखा है, एक सेकंड दे मुझे, ये मैं देखता हूँ, इनमें मेरा ख्याल था एक दो ने, हाँ एक ने सही लिखा है, डॉक्टर जलीमा ने बिल्कुल सही लिखा है, और रीनल एंजियो भी सही लिखी है इन्होंने माशाल्लाह, और फिर मोया मोया जैगोसा ने लिखा है, उसके बाद फिर टेम्पोरल आर्टराइटिस नहीं है, फिर मोया मोया डॉक्टर ज़ारा नसरुल्लाह ने लिखा है, ठीक है, और फिर सानिया तलहा ने लिखा है, फिर कासिम खान ने बिल्कुल सही लिखा है, और फिर और किसी ने नहीं लिखा। तो इसलिए जो है ना ये इस हिसाब से आप लोगों ने इसको याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगला पेशेंट है, इसमें ये देखें, हाँ ये पेशेंट मैंने इसलिए आपको दिखाना था कि इसमें आप पहले तो स्टडी देखें, स्टडी देखने के बाद फिर आप ये बताएंगे ये प्लेन है या कंट्रास्ट है, तो ये बिल्कुल प्लेन स्टडी है, इसमें कोई कंट्रास्ट नहीं है। कंट्रास्ट के ऊपर जब आपको इस तरह का हाइपरडेंस लीजन नजर आता है जो कि ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है, तो हाइपरडेंस लीजन्स की जो डिफरेंशियल है, जिस तरह हमने भी देखा था कि पोस्टीरियर फोसा में, तो सुप्राटेंटोरियल ब्रेन में जो है जो मोस्ट लाइकली जो डिफरेंसेस बनते हैं वो अगर तो एक्स्ट्रा एक्सियल है, यानी कि ब्रेन के मैटर से बाहर पड़ा हुआ है, तो वो फिर मेनिंजियोमा होता है नॉर्मली हाइपरटेंस, और अगर वो ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है तो फिर वो मोस्ट लाइकली जो है, अगर मैस है तो मोस्ट लाइकली जो है वो लिम्फोमा होगा, तो क्योंकि वो भी हाइपरटेंस आता है। तो ये फिर आप लोगों को इसीलिए दिखाया गया था केस कि ये बेसिकली एक लिम्फोमा का पेशेंट था, जिसके अंदर जो है वो हाइपरटेंस मैस आ रहा था, और इसके अंदर जो डिफरेंशियल आपको पिक करना था वो सिर्फ और सिर्फ आपने इसी बेस पर पढ़ना था, जितने होते हैं ना जीबीएम्स टाइप,
ग्लियल सेल ट्यूमर्स, उसमें नॉर्मली वो आइसो होते हैं, क्योंकि वो वाइट मैटर से फॉर्म हो रहे होते हैं इसलिए होते हैं। हाँ जी, मेनिंजियोमा से डिफरेंशिएट कैसे करना है? मेनिंजियोमा से डिफरेंशिएट आपने ये देखें, एक सेकंड दें। अब जो आपकी जो मेनिंजियोमा होता है वो आपका एक्स्ट्रा एक्सियल लीजन होता है ना, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा एक्सियल लीजन होता है उसका, वो ग्रे वाइट मैटर को क्या करता है, वो ग्रे वाइट मैटर को उठा के एक साइड पे लगाता है, ठीक है। मैंने ये दोनों साइडों को बकल करेगा, ठीक है। इसमें आपको कहीं पे बकलिंग का एलिमेंट मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वाइट मैटर और ग्रे मैटर कहीं पुश हो रहे हैं, ये अंदर इन्फिल्ट्रेट हुआ हुआ है। इसमें आप देखिए यहाँ पे भी ये लीजन है, तो ये वाइट मैटर को टच कर रहा है ना, यहाँ से कोई आपको डाउट नहीं है कि इसके दरमियान में और इसके दरमियान में कहीं ग्रे मैटर है। जबकि जब मेनिंजियोमा होगा वो वाइट मैटर को कैसे टच कर सकता है, मतलब क्योंकि अगर वो व्हाइट मैटर की तरफ जाएगा तो आगे पहले तो कॉर्टेक्स आएगा ना, तो कॉर्टेक्स को टच करके, कॉर्टेक्स को प्रेस करके वो व्हाइट मैटर को टच करेगा ना। तो इसमें तो आपका जो लीजन है वो सारे का सारा जो है वो उसमें पड़ा होता है। दूसरा सेकंड, इसका जो एडिमा है, जो जितना कि डिस्प्रोपोर्शनेट एडीमा है, यानी कि ट्यूमर से भी बड़ा साइज का एडीमा है, तो ये भी जो दूसरा मसला है इसका वो ये है कि इतना ज़्यादा एडीमा भी आपको मेनिंजियोमा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो तो बाहर पड़ा हुआ है, उसने लीकी मेम्ब्रेन्स या लीकी कैसे कर सकता है वो वेसोजेनिक एडीमा प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों के अंदर जो मोस्ट लाइकली आपका पॉसिबिलिटी होती है, वो आपने बकलिंग ऑफ ग्रे वाइट मैटर देखनी है और वाइट मैटर का कॉन्टैक्ट देखना है ट्यूमर के साथ। अगर तो वाइट मैटर का कोई यानी डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो फिर वो लाइकली यही है कि वो इंट्रापेरेंट कैमल ट्यूमर पड़ा हुआ है, वो ग्रे वाइट मैटर। और दूसरा ये है कि बकलिंग अगर करता है ना वो, तो यहाँ पे ये अंदर ना इतना घुसता जाता। और तीसरा ये है कि एक और जो मेरा मसला है वो ये है कि वेसोजेनिक एडीमा इतना एक्सटेंसिव नहीं आ सकता। आते हैं उसमें, लेकिन वो पुश करने से आते हैं, थोड़ा थोड़े रिम लाइक होते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं कि जो इतना ट्यूमर है उससे डबल साइज का डीमा पड़ा हुआ है। तो जब डबल साइज का डीमा होगा, चाहे वो हाइपरटेंस भी होगा, तो वो मेनिंजियोमा नहीं है और लिम्फोमा को उसमें लेके आना है। और इसमें सारे लोगों ने मैंने जो में डाला, इसीलिए मैंने लगाया गया था ये केस, ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि ये लिम्फोमा ऐसा नजर आता है, मेनिंजियोमा इतना एक्सटेंसिव एडीमा क्यों देगा। चाहे वो जितना भी एग्रेसिव हो, वो इतना एक्सटेंसिव एडीमा नहीं देता नॉर्मली, ठीक है। और इसलिए ये याद रखें आप, हर हाइपरडेंस लीजन in supratentorial brain is not going to be a meningioma, it can be anything else, like in this case it was a lymphoma। और ये देखिए कितना क्लियर कट नजर आ रहा है आपको, व्हाइट मैटर के साथ कोई इसके दरमियान में ग्रे मैटर नहीं है। अगर ये होता मेनिंजियोमा तो आपको यहाँ पर ना इसी ग्रे मैटर की यूं यूं साथ एक बिल्कुल थिन आउट हुआ नजर आ रहा होना था, और व्हाइट मैटर पुश हुआ होना था। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला पेशेंट था वो था, हाँ ये पेशेंट था ये एक मजेदार पेशेंट था। अब इसमें वैसे तो माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा पिक किया है, और इसमें जिसकी फाइंडिंग थी वो थी कि 44-year-old वाइट फीमेल हु प्रेजेंट्स विद विजुअल कंप्लेंट। जो मेरे हिसाब से एक ही इसमें इमेज था देखने वाला, और वो इमेज था ये वाला, ठीक है। इसमें जब भी आपने ऑप्टिक नर्व को देखना है, तो आपने, जो ऑप्टिक नर्व होती है वो आप लोगों को पता है क्या चीज़ है, वो बेसिकली एक अदद वाइट मैटर ट्रैक है, ठीक है। और जिस तरह वाइट मैटर ट्रैक कॉर्पस क्लोजम है, इसी तरह ये भी एक उसी तरह का वाइट मैटर ट्रैक है, जो कि वहां से लेके तो ऑप्टिक रेडिएशन के थ्रू, ऑप्टिक क्या के थ्रू होता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि ये ऑप्टिक ट्रैक जो है ये ब्रेन से बाहर पड़ा हुआ है, बाकी सारे ऑप्टिक ट्रैक ब्रेन के अंदर पड़े हुए हैं। और ऑल्फैक्टरी नर्व के भी जो ऑप्टिक ट्रैक है, क्योंकि ये दो नर्व्स ऐसी हैं जो सीधी ब्रेन में जाती हैं, या ये ब्रेन की एक्सटेंशन हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी सारी नर्व्स हैं वो ब्रेन की एक्सटेंशन नहीं है, वो आइसोलेटेड ओरिजिनेट करती हैं, वो डायरेक्ट नहीं करती हैं आगे, ठीक है। तो इसलिए उनके जो कवरिंग्स हैं वो भी डिफरेंट है, इनकी कवरिंग जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं, उनकी श्वान करते हैं। तो इसलिए इसको आपने सबसे पहले, जब भी आपने ऑप्टिक नर्व को एवेल्युएट करना है, तो आपने इस बात को सबसे पहले ध्यान में ले आना है कि ये जो है वाइट मैटर है। और आपने अगर वाइट मैटर को एवेल्युएट करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर ये नर्व पड़ी है, जिस तरह मैं आपको ये, जिस पे मेरा माउस है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके ऊपर यही वाइट मैटर पड़ा होगा, ठीक है, यानी कि ब्रेन में। तो अब इस नर्व को अगर आपने ये देखना है कि ये हाइपरटेंस है या ये नॉर्मल है, तो आपको एक कंपैरिजन के लिए एक चीज तो चाहिए ना कि आप इसको इसके साथ कंपेयर कर सकें। तो ये वाइट मैटर हमेशा आपके कॉर्नल इमेजेस जो होते हैं उसमें यही आपको एडवांटेज होता है कि आपको नर्व और वाइट मैटर इकट्ठे नजर आ रहे होते हैं एक ही सीक्वेंस में। तो आपने जब भी ऑप्टिक नर्व को देखना है, आपने उसके साथ वाइट मैटर जो उसके ऊपर ब्रेन के अंदर पड़ा हो उसको साथ ही देखना है। अब अगर आप इसमें देखें तो आपको अंदाजा होगा वो कि इसमें कॉर्नल रीसेटिंग की वजह से बहुत सारा आर्टिफैक्ट है, लेकिन स्टिल आपको ये अंदाजा हो रहा है कि यार ये जो नर्व इधर है ना, ये जो है इसकी इन्हांसमेंट या इसकी जो इंटेंसिटी है वो इधर जो वाइट मैटर है ना
उससे कम से कम ज्यादा है, ठीक है। और अगर ये नर्व उससे ज्यादा सिग्नल दे रही है पोस्ट कंट्रास्ट में, तो इसका मतलब ये है कि ये इन्हांस कर रही है। और ऑप्टिक नर्व कभी भी इन्हांस नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्या है कि आपने कभी व्हाइट मैटर के अंदर इन्हांसमेंट जब भी देखी है तो आपने क्या कहा होगा इसको, कि ये कोई एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक इसका ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक नहीं होता, तब तक वो चीज इन्हांस नहीं कर सकती। तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो एज सच ऑप्टिक नर्व के ऊपर भी है। तो अब अगर ऑप्टिक नर्व भी इन्हांस किसी भी सिनेरियो में करेगी, तो इसका मतलब यही है कि वहां पे ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रीच हो चुका हुआ है। और अगर वो ब्रीच हुआ है तो उसके दो ही रीजन हैं, या तो ये कि वो इन्फ्लेमेटरी कोई वो या इन्फेक्टिव कोई प्रोसेस है जैसे कि ऑप्टिक न्यूराइटिस, या फिर वो ग्लायोमा है जिसके अंदर फिर ब्लड आपका जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर ट्यूमर की वजह से वो आना शुरू हो जाता है। तो इसमें चूंकि ये यहाँ पे अगर आप ऑप्टिक नर्व देखें तो ये इतनी इन्हांस है कि ये मसल से भी ज्यादा आपको ब्राइट नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्टिक न्यूराइटिस का पेशेंट है, और इसमें आपने इसमें ऑप्टिक नर्व्स को जो है इवन के सीटी पे भी एवेल्युएट बड़े आराम से कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन आप सजेस्ट करें कि जी एमआरआई मुझे दिखाएं। और एमआरआई में फिर क्या होता कि अगर एमआरआई आपको मैं दिखाता हूँ, तो अब इसमें आपकी जो एक्सपेक्टेड सिग्नल ऑफ वाइट मैटर है दैट इज दिस वन, ब्लैक वन। तो आपको इस तरह की ऑप्टिक नर्व्स नजर आनी चाहिए, क्योंकि ये व्हाइट मैटर का सिग्नल है ना। तो लेकिन अगर आपको इस तरह की नजर आ रही है जिस तरह का ये व्हाइट एरिया नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये फिर कोई डीमाइलिनेटिंग प्लैक है, इन्फ्लेमेटरी प्लैक है, या कोई भी चीज है एक्सवाइजेड, लेकिन वो कोई एबनॉर्मेलिटी चीज है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो मेन फाइंडिंग थी वो इसकी इन्हांसमेंट थी, थिकनिंग थी, जो कि काफी ज्यादा बड़ा हुई पड़ी है दोनों इन सारे सीक्वेंसेस के ऊपर। तो ये सिर्फ कॉर्नल रिसर्च इमेजेस थे इसके जो आपके ऑर्बिट्स के। तो इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये बताना था। तो अब हम देखते हैं कि किसने इसको पिक किया है। इसमें पहले 10 लोगों ने तो इसको हाथ ही नहीं लगाया बाकी इसको छोड़ो। ये क्या है? अच्छा, एक डॉक्टर नुमरा ने लिखा है, लेकिन इन्होंने नो ऑप्टिक नर्व एब्नॉर्मेलिटी लिखा है। तो नो ऑप्टिक नर्व एब्नॉर्मेलिटी नहीं है इसमें, ये सारी ऑप्टिक नर्व पूरी की पूरी इन्हांस में पड़ी है, इसलिए आपने इसके हिसाब से देखना है। बाकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व की इन्हांसमेंट इन्होंने डॉक्टर अहमद हसन ने लिखा है, राइट ऑप्टिक नर्व इनलार्जमेंट, लेकिन फिर भी इन्होंने इन्हांसमेंट पे कमेंट नहीं किया। और फिर कौन है? लेफ्ट ऑप्टिक नर्व जो नहीं बाहर। लेकिन मकसद ये था कि इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि ऑप्टिक नर्व की वैल्यूएशन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में उसकी इन्वॉल्वमेंट, फिर न्यूरोमैलाइटिस ऑप्टिका होना उसके अंदर, वो आप लोगों को सारों के अंदर इसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने ऑप्टिक नर्व को कैसे वैल्यूएट करना है। और इसके अंदर भी आपको यहाँ पे भी जो इसकी वो है ये जो पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस हैं, तो इसमें भी आप देखें कि वाइट मैटर ये है जो थोड़ा सा डार्क डार्क है, और जबकि ये जो नर्व्स हैं ये उससे ज्यादा आपको ब्राइट नजर आ रही है। ये वाली नर्व है इस एरिया से ज्यादा ब्राइट है, इसका मतलब ये है कि फिर ये इन्हांस करें, क्योंकि ये रेफरेंस एरिया होगा ना आपका, और ये ऑप्टिक नर्व है। अच्छा जी, उसके बाद अगला चलें जल्दी जल्दी। अगला जो था वो केस नंबर 15 था। और ये एक फिर ऑर्बिट का केस था। और इसमें आपने अगर देखा होगा तो ये बहुत बड़े बड़े बल्कि से चीजें थी जो कि हर तरफ फैली हुई थी ऑर्बिट के अंदर। और ये इसीलिए आपको दिखाया गया था, ये पहले मैंने एक दो बार केस दिखाया था अपनी मुस्लिम में, कि इतना बड़ा कभी भी जो लीजन्स हैं वो ऑर्बिटल स्यूडो ट्यूमर नहीं होते हैं। कि जितने बड़े बड़े ये लीजन्स पड़े हुए हैं, देखिए इतने बड़े बड़े थिक टाइप पड़े हैं, तो ये इन्फिल्ट्रेटिव लीजन्स होते हैं जो कि बेसिकली ऑर्बिटल लिम्फोमा के अंदर नजर आते हैं। तो ये आपको काफी सारे केसेस लिम्फोमा के दिखा रहे हैं, और इसीलिए दिखा रहे हैं कि ये भी इसी तरह के एग्जाम में केस दिखाए जाते हैं। उसके बाद फिर आप इसको जो है, क्योंकि इसको मेजोरिटी लोगों ने जो है ना ऑर्बिटल स्यूडो ट्यूमर बनाया हुआ है। एक डॉक्टर आसमा ने लिम्फोमा लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है उन्होंने। और हाँ ये का है, ये मदीहा इम्तियाज ने ऑर्बिटल लिम्फोमा लिखा है, फिर सानिया तलहा ने ऑर्बिटल, फिर उन्होंने लिम्फोमा लिख दिया, लेकिन ठीक है बस, टोटल यही है। बाकी किसी ने भी ना लिम्फोमा नहीं लिखा। तो इसलिए ये जो पेशेंट है, अब इसको आप इसकी शक्ल देख लें, कितने बड़े बड़े अगर आपको बल्कि से लीजन्स नजर आ रहे हैं ना पड़े हुए ऑर्बिट के अंदर, और खास तौर पे अगर आपको छोटे छोटे नोड्यूल भी साथ नजर आ रहे हैं पड़े हुए लदा, तो फिर तो वो ये जिस तरह नहीं है बल्कि से ये छोटा सा पड़ा हुआ है साइडों पे, तो ये फिर डेफिनेट ऑर्बिटल लिम्फोमा में जाएगा पेशेंट। अच्छा जी, उसके बाद ये सिर्फ मेरे ख्याल से एक बंदे ने ठीक किया है। इसमें क्या था, इसमें एट्रोफी थी बस एक साइड की, सिंपल ये देखें क्या था, ये एट्रोफी थी। अब इसमें दो, मैं वही बात देते हैं, इसमें से दो चीज़ों में हमें डिसाइड करना होता है। एक ये कि क्या ये दूसरी साइड लार्ज है या ये साइड एट्रोफिक है, ठीक है। ये कंफ्यूजन आ जाती है कई दफा कि हेमी मैगलेनसेफली है या ये डाइक डेविडोफ है, ठीक है। अब इसमें जो डिफरेंशिएशन पॉइंट है वो सिर्फ आपको पता है कि एक ही होता है, वो कौन सा होता है? वेंट्रिकल। अगर जो साइज साइड बड़ी है उसका वेंट्रिकल भी बड़ा है,
तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये हेमीमेगलोसेफली है, ठीक है, कि ये एट्रोफी नहीं हो सकती। और अगर जो साइड छोटी है उसका वेंट्रिकल बड़ा है तो इसका मतलब है कि फिर ये एट्रोफी है। तो इसमें बिल्कुल क्लियर करना है कि यहाँ का जो वेंट्रिकल इस साइड का बड़ा है, जिस साइड की जो है वो एट्रोफी वाली साइड है, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल साइड है, ये लार्ज साइड नहीं है, ये नॉर्मल साइड है लेफ्ट वाली। तो अगर हाँ, अगर ये होता है कि इसका वेंट्रिकल छोटा होता है, इस साइड का जो नॉर्मल साइज है उसका वेंट्रिकल बड़ा होता है, क्योंकि हेमीमेगलोसेफली में वेंट्रिकल साइज भी बड़ा हो जाता है उस साइड। इसलिए आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपको इसमें डाउट हो, जो कि डाउट हो सकता है कि क्या ये एट्रोफी है या ये हाइपरट्रॉफी है, तो हाइपरट्रॉफी के लिए आपने बस वेंट्रिकल साइज को फोकस करना है। वेंट्रिकल साइज से आप दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे कौन सी चीज कौन सी है। तो इसमें आपकी ऑब्वियसली जो है वो ये था कि राइट साइड जो थी वो इनलार्ज थी, एट्रोफिक थी। और अगर एक साइड के इनलार्ज हो तो ये जो वर्ड सुनना चाहते हैं वो डाइक डेविड ऑफ मेसन सिंड्रोम है, ठीक है। और मुझे नहीं पता वो इतने क्यों ऑब्सेस्ड होते हैं इससे, लेकिन बहरहाल वो यही वर्ड सुनना चाहते हैं और वो आपको सिर्फ एट्रोफी पे जानी छोड़ दें। तो इसलिए आपने इस वर्ड को याद कर लें, वैसे तो ये आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता होगा। तो इसलिए ये जो है डाइक डेविडॉफ मेसन सिंड्रोम या हम एट्रोफी या एट्रोफी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो और ये होता भी इन यूट्रो है अर्ली फर्स्ट लाइफ में, वेस्कुलर इंसल्ट की वजह से ही होता है ये भी, तो याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा ये होता है कि इसकी सेकेंडरी कॉजेज हो सकती हैं, जिस तरह के स्टर्ज वेबर सिंड्रोम के अंदर भी जो है ये डाइक डेविडॉफ ओवरलैप करता है, क्योंकि उसमें भी एक साइडेड ट्रॉफी होती है, तो उसको भी आप डाइक डेविडॉफ कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब आप इसमें एक है डॉक्टर नासर इकबाल, उन्होंने डाइक डेविडॉफ मेसन सिंड्रोम लिखा है माशाल्लाह। और बाकी स्टर्ज वेबर एमएस ने लिखा है स्टिल फाइन। और उसके अलावा बाकी बस पूरे पूरे ही हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है 17 नंबर केस जो था, इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये मल्टीफोकल वो दोबारा जीबीएम का ही केस था, क्योंकि ये मल्टीपल इनहांसिंग एरियाज आ रहे थे, चूंकि ये क्रॉस कर रहा था मिड लाइन को। मेटास्टेसिस जो है वो क्रॉस नहीं करते मिड लाइन को, और दूसरी जो चीज़ क्रॉस करती है वो क्या करती है, लिम्फोमा करता है। तो इसलिए लिम्फोमा और उसके अंदर जो है वो ये जो क्रॉसिंग है ये इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। और इसमें जो जैसे ये क्रॉस करेगा तो ये फिर इसके अंदर एक रेसेप्टिव ट्यूमर की तरफ यानी कि चला जाएगा। और दो ही पॉसिबिलिटीज है आपके पास, एक जीबीएम, दूसरा लिम्फोमा। तो इसलिए अगर आप ये इसमें कहेंगे जीबीएम के अलावा ये लिम्फोमा हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन इसमें मोस्ट लाइकली जो कि सीटी देखने में पड़ा हुआ है इसका, तो सीटी में ना हाइपरडेंस और उससे पता लग जाता है आपको। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें इतना वो नहीं है। तो ये बहरहाल आप जो है इसको इसको हम ये जो जिस तरह रिंग इनहांसिंग है और वो सारे का सारा है, लेकिन दोनों ही देंगे हम, ठीक है, डिफरेंशियल में। तो इसलिए इसको अंदर दे देंगे। एजुकेशन क्या है जी, इसमें फ्रंटल साइंस भी लार्ज होना चाहिए कि नहीं? हाँ हो, डेफिनेटली थोड़ा सा जो फ्रंटल साइंस है ना वो लार्ज होता है। लेकिन अगर आपको पूरा ब्रेन ही एट्रोफी नजर आ रहा है, फिर अगर फ्रंटल साइंस को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं नजर आ रहा है ना, उसकी बेस पे डिस्कार्ड ना करें अपना जो वो डायग्नोसिस है ना, लिख के बोलें कोई नहीं, थोड़ा बहुत अगर वो पूछेगा भी सही, फिर आपको कम से कम हिंट तो मिल जाएगा ना उसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद ये अगला पेशेंट जो है 18 नंबर है, ये स्टेज वेबर था। और ये बिल्कुल बाजमात सब लोगों ने माशाल्लाह ठीक किया है, क्योंकि इसने एक टिपिकल सी जो कैल्सिफिकेशंस होती हैं जो कि वो आगे से लेके पीछे तक जा रही हैं। उसके बाद पोर्ट वाइन स्टेन वगैरह जो उसके साथ होता है, और पेशेंट जो है वो उसके साथ। अब इसमें भी ये देखें आप, एट्रोफी थोड़ी सी है उस साइड की ना, जिस साइड इन्वॉल्व है, तो उसमें भी आप ये जो डाइक डेविड ऑफ है इसका आप एलिमेंट या पार्शियल हेमी ऑफ द राइट साइड ऑफ ब्रेन बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसलिए ये भी स्टर्ज वेबर सिंड्रोम है बेसिकली। और साथ आप ट्रॉफी भी दे देंगे। और उसके बाद फिर लिखा हुआ है इन्होंने, डॉक्टर मुदस्सिर ने लिखा है कि जो है ये डाइक डेविडॉफ हो सकता है, और बिल्कुल सही लिखा है। बाकी मेजोरिटी जो है वो स्टर्ज पेपर पे है, लेकिन उसमें वही बात है कि थोड़ी सी ट्रीटमेंट भी बता दें आगे, तो अच्छा है कि भी आप इसकी फाइनल जो है आगे वर्कअप जो है वो करवाएंगे फैमिली मेम्बर्स का, ये वो वगैरह वगैरह सारा। अच्छा, उसके बाद जो अगला था इसमें एक ये एक ही पे था कि कोनस का जो एरिया था, कोनस मेडुलरिस का, तो उसके फौरन बाद एक ट्यूमर पड़ा हुआ था यहाँ पे करके, जो कि यहाँ पे भी आपको इन्हांसिंग नजर आ रहा था इस इमेज के ऊपर। ये देखें यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये नोड्यूल सा नजर, ये कोनस खत्म हो रहा है, कोनस के साथ ही अटैच था, उसके ऊपर सिस्टिक कंपोनेंट था, नीचे अंदर सॉलिड कंपोनेंट था जो साथ इन्हांस कर रहा था। तो ये जो इस तरह का टिपिकल होता है, ये हमेशा मिक्सोपैपुलरी एपेंडाइमोमा का केशन होता है, क्योंकि ये फाइलम टर्मिनल और कोनस मेडुलरिस, क्योंकि जो वो स्ट्रिप जा रहा था ना वहाँ पे कुछ सेल रह जाते हैं। तो ये नॉर्मली इस तरह की पैटर्न इसमें आगे आपको देते हैं। तो इसमें जो है वो इसका वही आपने साइड डिस्क्रिप्शन देनी थी, और आपको मिक्सोपैपुलरी एपेंडाइमोमा लिखना था। और इसमें मेरे ख्याल है जब तक यहाँ पे लोग पहुँचते हैं वो काफ़ी थक चुके होते हैं,
तो इसलिए काफ़ी सारे ने तो कुछ नहीं लिखा, और जिन्होंने लिखा उनमें से एक डॉक्टर जिलुमा ने ठीक लिखा है। फिर नहीं नहीं नहीं, फिर डॉक्टर जारा नसरुल्लाह, इसका इसका ना टिपिकल नाम है मेक्सोपेपुलरी एपिडेमोमा, पूरा लिखना है, ठीक है। और इसके बाद डॉक्टर सानिया तलहा ने बिल्कुल ठीक लिखा है, मेक्सोपेपुलरी एपिडेमोमा, दैट्स फाइन। अब बाकी सारे लोगों ने कुछ आगे पीछे लिख दिए हैं, और जिन्होंने सिर्फ न्यूरोफाइब्रोमा लिखा है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि एपिडेमोमा ये न्यूरोफाइब्रोमा नहीं है। न्यूरोफाइब्रोमा जो होते हैं नॉर्मली पेरिफेरल नर्व के साथ होते हैं, ये सेंट्रल कनाल का जो सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड है उसका टर्मिनल पार्ट का ट्यूमर है। जो न्यूरोफाइब्रोमास होते हैं वो नर्व शीथ के होते हैं, वो नॉर्मली वो बाहर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि नर्व बाहर निकल रही होती है तो उसके ट्यूमर्स होते हैं। तो इसलिए इसमें आपने इसकी डिफरेंशियल में आपका मिक्सोपेपिलरी एपिडेमोमा जो था वो मोस्ट लाइकली था। उसके बाद एक ये पेशेंट था, ये फिर हेड एंड नेक के अंदर से आया हुआ था, जिसमें एक हदद आपको यहाँ पे छोटी सी सिस्ट नजर आ रही थी। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे, ये कहाँ गई, हाइड बोन के साथ थी, ये बड़ी, ये जो पूरी पूरी सिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, ये हाइड बोन आ रही है, साथ इसके बिल्कुल आगे सिस्टिक पड़ी हुई है, सिस्टिक एरिया। ये लोकेशन आप लोगों ने याद रख लेनी है, ये हमेशा यहाँ पे अगर हाइड बोन के साथ इंफीरियरली आपको सिस्टिक एरिया मिलेगा तो ये थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट ही दिखाते हैं आपको। इस लोकेशन के ऊपर लेस लाइकली है कि आपको कोई और चीज़ दिखाएंगे। और जो वो रेनुला वगैरह होते हैं वो ऊपर होते हैं काफ़ी, वो इस जगह तक नॉर्मली बल्ज नहीं करते, वो पीछे की तरफ बल्ज कर रहे होते हैं, इधर आ रहे होते हैं। इसलिए ये जो यहाँ पे आपको इसके साथ जो कार्टिलेज की एंटीरियरली और हाइड बोन के साथ इंफ्रा हाइड लोकेशन में, और जो ये थायराइड कार्टिलेज और उसके दरमियान में जो आपको ये सिस्टिक एरिया नजर आता है सेंट्रल मिड लाइन के अंदर, ये थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट हो सकती है। और ये एसिमेट्रिकल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेंटर के दरमियान में, जिसमें ये थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे ज्यादा है। तो इसलिए आप इसमें इसको, लेकिन इस जगह पे जो इसकी डिफरेंशियल्स हैं उसको बहुत लंबे चौड़े डिफरेंशियल नहीं डालने, ये हमेशा आपने थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट को नंबर 1 पे रखना है, उसके बाद फिर आगे आप जिस तरह मर्जी इसके अंदर डिफरेंशिएट करते जाएं। और ये माशाल्लाह अच्छी बात है कि इसमें जो एब्सेस डर्मोइड थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट, 3 चीजें नहीं देनी है इसमें, तो ये सिंपल है था, इसमें एब्सेस के तो कोई चक्कर नहीं है, एब्सेस की लोकेशन भी नहीं है ये। और थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट ठीक है, फिर डॉक्टर सलीम ने ठीक दी है, फिर डॉक्टर मुदस्सिर ने बिल्कुल सही लिखी है, फिर अहमद हसन ने बिल्कुल ठीक लिखी है। रनुला नहीं है, रनुला जो होता है ना वो आपको सब मैंडिबुलर एरिया जरूर दिखाया जाता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड से वो नीचे जाता है, जीसीटी भी नहीं है, बाकी किसी ने लिखा ही नहीं। चलिए ठीक है माशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगला है 21 नंबर केस। हाँ, ये जो था ना मैस लाइक लीजन था, जो कि पीएमएल का था। और ये भी इसलिए क्योंकि इसमें भी आपको गुंजाइश है कि 23 ईयर ओल्ड HIV पॉजिटिव मेल था, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग थी वो ये थी कि इसकी जो पोस्ट कंट्रास्ट पे कोई खास इन्हांसमेंट नहीं आ रही थी, ठीक है। इसकी मेन जो वो थी ना, नॉन इन्हांसिंग लीजन था। जबकि आप अगर इतना एग्रेसिव वैसे लीजन देखें ना कोई भी, तो कोई भी चीज़ इन्हांस फॉरन करेगी, यानी कि इतना एडिमा के साथ या इतना एक्सटेंसिव अगर कोई सिग्नल एरिया होगा ना। एक मिनट में इनको जरा ना फारिग कर देता हूँ थोड़ी सी देर, एक सेकंड में। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। अब इसमें जो कैच था वो यही था कि ये देखें, ये इतना बड़ा लीजन है जो कि ऑलमोस्ट सब कॉर्टिकल रीजन तक, सिर्फ उसने ये कॉर्टिकल रिम को छोड़ा हुआ है, सारे वाइट मैटर को उड़ाया हुआ है, और ऑलमोस्ट यहाँ तक कॉर्पस क्लोजम तक आया पड़ा है वो जो यहाँ से निकल के। अब इसकी वजह से क्या मसला हो रहा था, इसकी वजह से मसला ये हो रहा था कि ये जो सारे का सारा लीजन था, तो एक्सपेक्टेशन थी कि ये अगर इस तरह का एग्रेसिव लीजन है तो आपको यहाँ पे ये पोस्ट कंट्रास्ट देखें इमेज है जिसमें ये स्पिरिसाइटल साइनस में भी काफी कंट्रास्ट नजर आ रहा है, लेकिन इसने बिल्कुल कोई इन्हांसमेंट नहीं दिखाई। तो ये इसमें जो थी ना कैट्स की फाइंड, यानी कि फाइंडिंग थी कि क्या ये अगर इतना एग्रेसिव ट्यूमर है या मेटास्टेसिस है या कोई भी चीज़ है तो ये इन्हांस क्यों नहीं कर रहा। तो इसलिए क्योंकि ये जो प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएंसेफेलोपैथी या ल्यूकोएंसेफेलोपैथी जो एड्स एसोसिएटेड है, उसमें इन्हांसमेंट नहीं आती, और ये हम आपने पहले पढ़ा हुआ है, बुक में पढ़ा हुआ है माशाल्लाह। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कैच था वो यही था। लेकिन बाकी जाहिर बात है कि जो काफ़ी लोगों ने इसमें इंसेफ्लोमलेशिया जो है ना वो एक्सपेंशन नहीं कर रहा। इसमें ये देखें आप, ये इसने ना एक्सपेंड किए हुए थे सारे एरियाज, ये देखें अंदर वाले, इसके साथ गायरा के साथ करें ना आप तो ये थोड़े से एक्सपेंडेड थे। तो लिम्फोमा इन्हांस करता है, डीनेट एक ही जगह नहीं है, वो टेम्पोरल लोब में होता है। जीबीएम की भी बड़ी सख्त इन्हांसमेंट आती है, मेटास्टैटिक डिपॉजिट की बड़ी अच्छी इन्हांसमेंट आती है। ग्लायोमा लो ग्रेड इस तरह नहीं आता, वो आपको पता है कि मैस इफेक्ट बहुत नहीं दे रहा होता। उसके बाद फिर, लेकिन इसमें दूसरा ऑप्शन अगर था तो ग्लायोमा ये था, और नॉट जीबीएम, सिंपल ग्लायोमा ग्रेड 1।
और लेफ्ट फ्रंटल लोब मेटास्टैटिक। अब देखिए मेटास्टैटिक डिपॉजिट के अगेंस्ट सिर्फ एक चीज थी कि मेटास्टैटिक डिपॉजिट ऐसा कोई नहीं होता जो एनहांस ना करे, वो ऑलमोस्ट अनवेरिएबल। इस वाई एक मेरे ख्याल से शायद म्यूसिलस ट्यूमर है शायद लंग का, जो एडिनोकार्सिनोमा है उसका एक का एनहांस नहीं करते हैं, लेकिन अदरवाइज बाकी ऑलमोस्ट हर का इनवेरिएबल एनहांसमेंट। और इसके एनहांसमेंट के लिए आपको सिंगल, पहले तो ये होता था कि आप पहले सिंगल कंट्रास्ट करते थे, फिर अगर उसमें लीजन नहीं आया तो आप डबल कंट्रास्ट करते थे, यानी कंट्रास्ट को डबल करते थे, और अगर उसमें लीजन नहीं आया ट्रिपल कंट्रास्ट भी होता था। ये 3 गुना कंट्रास्ट दे के दिखा जाता था कि एनहांस कर रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर वो एनहांस नहीं कर रहा था तो मेटास्टेसिस को रूल आउट कर देते थे। और फिर अगर मेटास्टेसिस है तो इसका मतलब ये है कि आपको ऊपर रेडिएशन देनी पड़नी है, वो पोर्ट में आ जाएगा ब्रेन, और फिर रेडिएशन इंड्यूस नेक्रोसिस और वो सारे का सारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपने जब भी मेटास्टैटिक डिपॉजिट देना है तो बहुत सोच समझ के देना है। अच्छा जी, वैसे अगला जो था ये फिर, हाँ ये सही था, ये आप लोगों का माशाल्लाह काफी सारे लोगों ने ठीक किया है। और इसमें वही ओवॉइड शेप जो है ना, वो वाइट मैटर के एबनॉर्मल सिग्नल्स थे, जो कि मेरे ख्याल से इधर काफी नजर आ रहे थे। हाँ ये देखिए, ये पड़े हैं साथ पेरीवेंट्रिकुलर, ये छोटे 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 सारे के सारे। और ये जो था ये कौन सा इमेज था, ये बेसिकली पीडी इमेज है ना, ये T2 नहीं है, क्योंकि जब आपके पास फ्लेयर नहीं होते थे ना, तो उस वक्त फिर पीडी इमेज जो था ना वो आपका मेन स्टे था मल्टीपल स्क्लेरोसिस या वाइट मैटर डिजीजेस के लिए। तो ये याद रखें कि अगर आपको वेंट्रिकल जिस तरह के इसमें CSF नजर आ रहा है, इस टाइप का अगर आपको वेंट्रिकल नजर आएंगे ना जिसमें जो वाटर है पूरा ब्राइट नहीं है, तो ये जो होता है ना ये आपके लिए पीडी इमेज होता है, प्रोटॉन डेंसिटी इमेज, ठीक है। और अगर ये T1 होता तो ये बिल्कुल खत्म हो जाना था, और T2 होता तो ये बिल्कुल ब्राइट होना था, वाइट होना था। तो इसलिए ये चूंकि इन दोनों के दरमियान के अंदर आ रहा है ना सब वाटर का सिग्नल, तो ये पीडी का इमेज है, और फ्लेयर में ये बिल्कुल सप्रेस हो जाता है। तो अब चूंकि हमारे पास फ्लेयर आ चुका है, जो कि इससे अगला वर्जन है, वर्जन 2 है, और नेक्स्ट लेवल है, तो वो जो है इस वजह से अब हमने पीडी को डिस्कार्ड कर दिया हुआ है। अब पीडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ MSK में रह गया है। वो MSK में उसकी अपनी चूंकि एक सर्टन एप्लीकेशन है, इसलिए हम उसको MSK में रखा हुआ है। नहीं तो अदरवाइज अब MPD जो प्रोनॉन डेंसिटी है ब्रेन में कोई रोल नहीं है। अभी भी फिर जब उसके बाद फिर ये हुआ कि जब फ्लेयर आया ना, तो फिर फ्लेयर में आर्टिफैक्ट्स थोड़े आ जाते थे। तो फिर वो क्या करते थे कि 2 सीक्वेंस करते थे, सुप्राटेंटोरियल ब्रेन पैरेन्काइमा के लिए फ्लेयर, और इंफ्राटेंटोरियल ब्रेन पैरेन्काइमा या सेरिबेलम के लिए जो है वो पीडी। और कुछ बुक्स में जो MCQ की बुक्स है उसमें अभी तक यही लिखा हुआ है कि पोस्टीरियर फोसा के लिए पीडी करेंगे। तो अब वो टाइम को खत्म हुए 10 साल हो चुके हैं, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। अब फ्लेयर जो है वो इतना सेंसिटिव है हर जगह पे कि हम कोई भी डीमाइलेटिंग लीजन जो है वो उस पर देखते हैं, हम पीडी पे नहीं देखते। लेकिन ये इमेज आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये पीडी है, और पीडी में ये जो प्लैक्स हैं वो आपको ऐसे नजर आते हैं। अच्छा जी, इससे अगला जो था क्वेश्चन नंबर 23 था। और ये इसके लिए तो ये जैसे आप ये अल्ट्रासाउंड का इमेज देखें ना, इसमें एक सिस्ट इस तरह पीछे जा रही है और ये डायलेटेड सा है, तो ये आपको फौरन ही पता लग जाता है कि ये वेन ऑफ गैलन मेलफॉर्मेशन है। और वेन ऑफ गैलन मेलफॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे ये डायलेटेड है, और उसके अंदर जो पेशेंट नॉर्मली आपको देते हैं ना, जो आपने जिसके बाद फौरन करना है, वो हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये शंटिंग बहुत सिग्निफिकेंट होती है कि आर्टरी में ब्लड है साथ ही वेन में वापस, तो हार्ट की जो फंक्शनिंग है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि जो पेशेंट है ना वो इसको जल्दी आपको ट्रीट करना पड़ता है, और इसको भी लाइगेट करके जिस तरह AVM होता है उसी टाइप की जो है ना ये मेलफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से फ्लो बहुत स्पीडीली इसमें से जा रहा होता है। तो ये अब आपको इसमें मतलब वही था। और उसके बाद ये एंजियोग्राफी में भी आपको बड़ी टिपिकल सी, जैसे उन्होंने कंट्रास्ट इंजेक्ट किया तो साथ ये ठक करके वेन ऑफ गैलन के अंदर घुस गया है। तो ये बेसिकली स्मॉल AVM होता है, जो कि आर्टीरियो वीनस मैलफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो वेन में बहुत ज्यादा हुआ होता है। ये देखिए यहाँ से फौरन यहाँ पहुंचा और साथ ही ठक करके वेन में आ गया। तो ये बेसिकली एक AVM है जिसमें वेन डायलेटेड हो जाती है, जो वेन ऑफ गैलन है, और जिसकी वजह से जो है ना ये सारे का सारा प्रॉब्लम फिर आपको वेन ऑफ गैलन मैलफॉर्मेशन कहते हैं। जबकि इनफैक्ट 2 में एक AVM पड़ा है वहाँ पे, जो ब्लड को इतनी जल्दी पंप करता है कि वो वेन ठक करके डायलेट कर जाती है, और वो डायलेटेड वेन आपको नजर आनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो असल कॉज उसका उसकी AVM की वजह से ही हो रही होती है। बाकी उसकी हैं काफी सारी कहानियां, लेकिन असल स्टोरी यही है इसकी। अच्छा जी, ये केस एक बहुत अच्छा केस था, क्योंकि उसकी रीजन ये थी कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसकी लोकेशन थी। इसमें ये देखें कि जो लीजन था वो कहाँ पड़ा हुआ था, वो आपके इसमें जो ये, अगर मैं आपको इस इमेज को बड़ा करूँ, इसमें आपको पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाता हूँ। ये देखें, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा नीचे,
ठीक है। और ये लीजन इससे ऊपर बढ़ा हुआ था, ये जहाँ पे ऑप्टिक क्याज्म और हाइपोथैलेमस का एरिया था, ये हाइपोथैलेमिक रीजन के अंदर एक ट्यूमर था पड़ा हुआ जो कि हाइपोथैलेमस को इन्वॉल्व कर रहा था। इस लीजन का ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो नीचे पड़ा हुआ है, इसके साथ कोई लेना देना नहीं था। ठीक है। इसकी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो पिट्यूटरी ग्लैंड की नहीं थी। अब मसला क्या हुआ कि जो मेजोरिटी लोग हैं उन्होंने क्या लिखा है इसके अंदर, इसमें इन्होंने लिखा है पिट्यूटरी एडिनोमा, क्रेनियोफ्रेंजियोमा, मेनिंजियोमा और क्रेनियोफ्रेंजियोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा। अब इसमें पिट्यूटरी तो ग्लैंड इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। अगर आप इसको थोड़ा सा तसल्ली से देख लेते तो फिर आपको ये फौरन आइडिया हो जाना था कि अगर वो पिट्यूटरी एडिनोमा, मैक्रोएडिनोमा, ये जो भी है वो अगर है तो यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो बिल्कुल सही पड़ा है, इसकी इवन आपको स्टॉक स्टॉक भी सही जाती नजर आ रही है। लेकिन ये जो एरिया है जो इन्वॉल्वमेंट का है, ये सारे के सारा तो आपका हाइपोथैलेमिक एरिया है और हाइपोथैलेमिक लीजन पड़ा हुआ है। और ये नॉन कंट्रास्ट है इसका। और उसके बाद अभी देखते हैं अगर इसका कंट्रास्ट पड़ा हुआ है। अच्छा चलें, उस वो तो कंट्रास्ट पड़ा हुआ है। और इसमें अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, ये मेरा जो है ना विद कंट्रास्ट है, तो ये ठीक ठाक एक इन्हांसिंग लीजन है। ये देखें यहाँ पे ये इन्हांस भी कर रहा है ठीक ठाक, ये जो लीजन पड़ा हुआ है। और ये जगह कौन सी है, ये इसकी वो पिट्यूटरी तो ये वाला लेवल है ना, और ये तो उसके हाइपोथैलेमस का लेवल आ रहा है। तो ये हाइपोथैलेमस और जो इसका ऑप्टिक कैज्म है, तो इसका लीजन बना हुआ था ये। और ये देखिए सिर्फ और सिर्फ आपका मतलब क्या कहते हैं इसको, यानी कि लोकेशन को मिस आइडेंटिफाई करने की वजह से आपका जो डायग्नोसिस था वो बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा चला गया। और उसकी वजह से ना ये क्रेनियोफ्रेंजियोमा जो है वो एनहांस करता है तो सिर्फ रिम से करता है अगर वो जो होता है। और दूसरा जो यानी कि जो इस ये जो यंग एज में होता है उसमें तो नॉर्मली इनकी इन्हांसमेंट नहीं होती। और जो क्रेनियोफ्रेंजियोमा इन्हांस भी करता है तो थोड़ा रिम से हल्का सा करता है, वो इतना इन्हांसिंग सॉलिड ट्यूमर तो नहीं होते कभी भी। और पिट्यूटरी एडिनोमा की जाहिर बात हमने पहले क्लियर कर दिया कि इसका पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ तो कोई लेना देना ही नहीं था। तो ये बेसिकली एक और लिम्फोमा का केस था जो कि आपका हाइपोथैलेमिक एरिया का लिम्फोमा था। इसलिए अब ये देखेंगे बिल्कुल क्लोज क्लोज चल रहे हैं। और लेकिन इसकी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की बेस पे आप अपना क्वेश्चन गलत कर गए कि आपने कहा कि ये चूंकि सुप्रा सेलर पड़ा हुआ है तो बस इसका मतलब ये है कि ये तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है। तो अब इसका मतलब फिर क्या है कि बस दे दो एडिनोमा या दे दो जो है मैक्रोइड वो जो क्रेनियोफ्रेंजियोमा। और अभी तो आप स्टेट ऑफ शॉक में नहीं है और ना आप स्टेट ऑफ एंजाइटी में है इतने ज्यादा। उसके अलावा आप लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आपको सुपरा सेलर लीजन आए तो उसकी डबल चेक करें, क्योंकि वो इतने आसान नहीं देने लगे आपको पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा दे दे। हाँ हो सकता हो, लेकिन फिर आप मेक श्योर करेंगे वो पिट्यूटरी ग्लैंड मुझे नजर नहीं आ रहा है किसी पे भी। लेकिन अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड लदा पड़ा नजर आ रहा है, जिसमें इसमें बिल्कुल क्लियर कट लदा पड़ा था, और इवन इसमें भी आपको सीटी के इमेज में भी कोई इतना मसला नहीं है। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं लेके आता हूँ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एरिया, ये सारे का सारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। वो तो लीजन पड़ा ऊपर यहाँ पे, यहाँ से सुपरा सेलर से ऊपर निकल गया। तो इसमें तो आपकी जो डिफरेंशियल है वो सुपरा सेलर ट्यूमर के आने चाहिए थे। और अगर इसमें कोई डिफरेंशियल देना भी था आपने, तो कौन सा दे सकते थे? वो आप दे सकते थे पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा ऑफ ऑप्टिक नर्व पैथ। उसमें इस तरह ही आता है, उसमें भी दोनों साइडों पे हाइपोथैलेमिक एरिया इन्वॉल्व होता है, दोनों साइडों पे ऑप्टिक कैल्स में इन्वॉल्व होती है। और दैट इज सॉर्ट ऑफ ए पैथोगनोमिक फॉर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, कि अगर आपको वहां पे ट्यूमर नजर आ गया तो इसका मतलब अपने अन्य बन पे लेके जाना, वो इन्हांस भी करता है। वो वाहिद यानी कि वाहिद तो नहीं है, यानी कि कम से कम ऐसा यूनिक ट्यूमर है जो कि हमेशा WHO ग्रेड 1 होगा, लेकिन इन्हांस वो GBM से भी ज्यादा कर रहा होगा। और उसकी रीजन क्या है? क्योंकि उसकी रीजन ये है कि वो चूंकि ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर पड़ा होता है, तो इसलिए वो आराम से एनहांस कर जाता है, उसको कोई मसला नहीं होता। तो इसलिए उसकी चूंकि सप्लाई बाहर से आ रही होती है ऑप्टिक नर्व वगैरह से, तो इस वजह से वो जो है ना काफी सारा उसकी एनहांसमेंट का पैटर्न बेहतर हो जाता है। हिमार्टोमा, जी हिमार्टोमा जो है वो इतना एनहांसमेंट कैसे दे सकता है? हिमार्टोमा का तो रूल ही यही है कि इसे एनहांसमेंट नहीं देनी। और दूसरा जो हिमार्टोमास होते हैं ना, वो ऑप्टिक नर्व्स के अंदर नहीं घुसे होते हैं, वो ऑप्टिक नर्व से लदा पड़ा होता है, क्योंकि वो तो एक टिपिकल एरिया है ना उसका जो जहाँ पे हिमार्टोमा ने आना है। अच्छा जी, ऑप्टिक पाथवे ग्लायोमा, हाँ बिल्कुल वही जो है वो इनहांस भी करता है। और वो नंबर 1 होता है, यानी कि सॉरी नंबर क्या ना WHO ग्रेड 1 होता है। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद फिर आपका एक और जो आखिरी क्वेश्चन था वो था ये वाला कि अच्छा इसमें अनफॉर्चुनेटली एक भी बंदा जो है ना वो सही नहीं पकड़ सका, ये पिट्यूटरी वाला। और ये काफी क्या कहते हैं अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप लोग इसमें इस तरह यानी कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्यूमर्स आ चुके हैं, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को आसान लगा होगा टेस्ट के, ये तो सीधे सीधे केसेस हैं। क्योंकि सीधे सीधे केसेस नहीं होते, ये तो प्रॉब्लम होता है अगर आपको सीधा सीधा केस लग रहा हो तो फिर तो इसका मतलब गड़बड़ है कोई। अच्छा जी, ये जो था ना इसमें एक तो फाइंडिंग बड़ी क्लियर कट थी कि जब जो एज एन ऑफ कॉर्पस क्लोजम था,
और उसके बाद जो है ना अच्छा इसमें, अच्छा क्या कह रहे थे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा इसमें इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो एटिपिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ या अनकॉमन प्रेजेंटेशंस ऑफ कॉमन पैथोलॉजीज आर मोर कॉमन देन कॉमन पैथोलॉजी ऑफ कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ अनकॉमन पैथोलॉजीज। ठीक है, ये एग्जाम का रूल है। ठीक है, कि अनकॉमन प्रेजेंटेशंस ऑफ कॉमन पैथोलॉजीज आर मोर कॉमन देन कॉमन प्रेजेंटेशंस ऑफ अनकॉमन पैथोलॉजीज। तो आपको कॉमन पैथोलॉजी सारी करनी है, उसकी हर तरह की एटिपिकल प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए कि अभी जो है ना, अगर हाइपोथैलेमिक ट्यूमर है तो हाइपोथैलेमिक ट्यूमर है, उसमें उसमें जरूरी तो नहीं कि वो आपको कोई मतलब बाउंड तो नहीं है कि उन्होंने आपको पिट्यूटरी एडिनोमा या पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर दिखाना है सुप्रासेलर में, वो कुछ भी दिखा सकते हैं आपको। अच्छा जी, इसमें आप लोगों ने देख लिया था यहाँ पे डिफेक्ट था, और डिफेक्ट इसके साथ यहाँ पे जो है वो नीचे बल्ज करके ये पूरे का पूरा जो था एरिया नीचे घुसा पड़ा था, और साथ एजेनेसिस ऑफ कॉर्पस क्लोजम था, और बल्कि हाइपोजेनेसिस था क्योंकि पूरा का पूरा कॉर्पस क्लोजम वाइड नहीं था। तो इसलिए इसमें जो था ना, एक आपको दो फाइंडिंग्स थी, एक तो स्फिनॉइड साइनस के अंदर चूंकि ये इंसेफ्लोसील थी एक, और दूसरी इसमें जो थी वो पार्शियल एजेंस ऑफ कॉर्पस क्लोजम था। तो ये दो पैथोलॉजी साथ रखी गई थी। अब हमने देखना है कि इसमें ये किसने ठीक किया है। अब आप इसमें देखें, एक ने कॉर्पस क्लोजल जेनेसिस लिखा है तो दूसरे ने फिर स्फिनॉइडल इंसेफ्लोसील लिख दिया है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक पैथोलॉजी नजर आ गई है तो अब आपने दूसरी पैथोलॉजी का, या जो सर्च ऑफ एंड ऑफ सर्च सेटिस्फेक्शन थी वो आपको मिल गई। आपने कहा कि जी पैथोलॉजी लभ ली हमने, और अब हमने मजीद कुछ नहीं करना। इस तरह नहीं करना आप लोगों ने। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि एक पैथोलॉजी के साथ ही आपका वो केस खत्म हो जाए। उसमें दो पैथोलॉजीज थी, एक कार्पस क्लोजम एजेनेसिस, नंबर टू स्फिनॉइडल इंसेफ्लोसील। अब हम देखते हैं कि दोनों किसने लिखी है। लिंगोसील नहीं थी, इंसेफ्लोसील थी, ट्रांसफिनॉइडल इंसेफ्लोसील। अच्छा जी। और आप इसमें देखें कि हाँ ये सिर्फ एक है, लेकिन उन्होंने भी ट्रांसफिनॉइड में मेनिंगोसील लिखी है विद सीसी डिसजेनेसिस। तो इसकी जगह वो सिर्फ इंसेफ्लोसील लेते थे डॉक्टर नासरा इकबाल। बस ये एक है जिन्होंने दोनों डिफरेंशियल्स को पिक कर लिए, और ये माशाल्लाह इन्होंने अच्छा पिक किया। बाकी सारों ने या वो लिखा है या वो लिखा है, तो इसलिए उन सारों के आधे आधे नंबर हैं, वो पास नहीं होते हैं। तो इसलिए अब ये पेशेंट्स आपके पूरे हो गए हैं। अब हम यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं अपने सेशन को, और उसके बाद अब आप लोगों का जो अगला टॉक्स है वो इंशाल्लाह आज रात को अपलोड कर देंगे। और मेरा ख्याल है कि हम MSK का करते हैं, 25% आपको अपलोड कर देते हैं, और अगर अभी अपलोड नहीं हुआ तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो हम MSK कर लेते हैं, और फिर हमने अब सेशन कल नहीं होगा, कल मेरा ऑफ है, थर्सडे को सेशन होगा, और फिर उसके बाद फ्राइडे को सेशन नहीं होगा, और फिर सैटरडे को सेशन होगा। ठीक है, आप लोग ये याद रख लें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मैं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज लोगों ने ना बड़ा वो क्या कहते हैं हैप्पैज़ार्ड अटेम्प्ट किया हुआ है। मैं नहीं चाहता कि आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं हैप्पैज़ार्ड बने। तो एक तो आप लोगों ने इसलिए ये मेक श्योर करना है, और दूसरी चीज़ जो मेक श्योर करनी है वो ये है कि कोशिश करें कि जो आपको इसमें रैपिड केसेस है ना, वो मैक्सिमम अटेम्प्ट करें। वो आप लोगों की ना विजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि इस वक्त आपने रिफ्लेक्सेस बिल्ड करने हैं। वहां पे जाके आपकी एक्यूट नॉलेज ने, या आपके जो आखिरी दिन जाते हुए 6-10 केसेस देखेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि वो सारे का सारा नॉलेज जो है वो निकल जाना है आपका। इसलिए आपको इसमें आपने जो याद रखना है वो सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, कि मेक श्योर करें कि इसको आप इस तरीके से करें कि मैक्सिमम एक्सेस को अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम मुलाकात करते हैं। और मैं जैसे ये करता हूँ, टॉक्स आज रात को अपलोड हो जाएगा, तो कल और परसों का टाइम आपके पास होगा, तो उसको फिर आप इंशाल्लाह कंप्लीट करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हम मुलाकात करते हैं। और किसी के क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर बाद में ग्रुप में बेशक आप डाल दीजिएगा, मैं उसके अंदर आंसर कर दूंगा।